अच्छा जी, इसमें हमारी डिस्कशन IAS 12 के बारे में होगी और IFRS 15 के बारे में ज़्यादा होगी। अच्छा जी, आज के नोट्स वो मैं कंसोलिडेशन की बातें रिज्यूम करता हूँ जो मेरी रहती हैं। फिलहाल IAS 12 का सवाल निकाल लें, पेज नंबर 8। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गाइडेंस फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 1270 ऑन जनवरी 2020 साल के पहले दिन LL एक्वायर्ड शेयर्स इन फनी लिमिटेड फॉर 70 मिलियन। तो इसने 70 मिलियन के शेयर्स खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, 70 मिलियन के शेयर खरीदे हैं। द इन्वेस्टमेंट इज सब्सिक्वेंटली मेजर एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, और सब्सिक्वेंटली इसको मेजर करना है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अच्छा, FVTPL में आपको याद होगा जो P&L था उसमें दो चीज़ें जाती थी, एक तो इन्वेस्टमेंट का महंगा होना और दूसरा डिविडेंड इनकम। The investment in FL was subsequently measured at FVTPL. During the year, SL received 4 million as dividend from FL. तो P&L में एक तो क्या होगा, डिविडेंड इनकम, कितना 4 मिलियन। At year end, a gain of 10 million was recorded in as a fair value adjustment. तो गेन कितना रिकॉर्ड हुआ 10, तो कैरी डाउन बैलेंसिंग 80। तो फेयर वैल्यू गेन कितना हुआ, इधर रख दो, फेयर वैल्यू गेन कितना हुआ 10, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा 80। तो भैया ये नोट कर लें, ये मैंने आप समझ लें ये मैंने IFRS 9 का सवाल अभी करवाया। तो इंशाल्लाह IAS 12 की तरफ मैं मूव करता हूँ। कभी भी आपको IAS 12 का सवाल आ जाए ना, तो IAS 12 में कोई भी टॉपिक मिक्स कर दे तो पहले नॉर्मल टॉपिक की P&L बैलेंस शीट तो सोच लेना, तो बस ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगी, ये करंट टैक्स में उलट जाएंगे। वो इतनी सी बात, जल्दी जल्दी जल्दी। पेज नंबर 7 आज के नोट्स का 8। तो FVTPL मॉडल में बोलें P&L में क्या कहा जाता है, डिविडेंड इनकम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस अगर हो। अब बता दें करंट टैक्स में क्या उल्टाना है, 4 और 10, और कैरिंग अमाउंट क्या लेनी है 80। चलें जी, अब टैक्स वाले क्या कहते हैं यार वो पढ़ लें, अंडर टैक्स लॉज। ये बात पहले मैं क्यों नहीं पढ़ा था ये वाली अंडर टैक्स लॉज वाली, क्योंकि ये तो IAS 12 के एतबार से, पहले तो IFRS 9 का सवाल करें ना। तो अंडर टैक्स लॉस, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द 15% एट द टाइम ऑफ सेल। कैपिटल गेन आया या आएगा, आएगा कब आएगा, जब बेचेंगे। ये 10 कैपिटल गेन है, या कैपिटल गेन तब आता है जब चीज बेचते हैं। कैपिटल गेन होता है ऐसा गेन जब चीज बेचते हैं तब आता है। बल्कि जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको पता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का एक चैप्टर था जिसमें शेयर्स बेचने पे टैक्स आता था। तो टैक्स वाले कब टैक्स लगाएंगे, जब आप शेयर फिलहाल बेच दिए हैं या महंगे हो गए हैं, महंगे हो गए। अगेन ऑफ कैपिटल गेन 15% पे टैक्सेबल है, while dividend is taxable at 18%. The intention of SL for holding investment is to take benefit in the form of capital gain. हमारी नीयत है कि इससे कैपिटल गेन कमाएंगे, यानी इसको अच्छी प्राइस में बेचेंगे, लेकिन हो सकता फिर भी हम FVTPL में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। FVTPL तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन अवेलेबल ही है। अच्छा जी, हमारी इंटेंशन है इंशाल्लाह कैपिटल गेन ही इससे कमाएंगे। इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो IAS 12 के एतबार से शुरू करें जी। PBT बताएं कितना है, 1270। तो करंट टैक्स की वर्किंग, PBT कितना है 1270। जी भाईजान, क्या उल्टाना है, डिविडेंड इनकम कितनी 4 की, और फेयर वैल्यू गेन, क्योंकि टैक्स वाले इस गेन को नहीं मानेंगे जब तक के कैपिटल गेन ना आ जाए। कैपिटल गेन क्या होता है, बेच के जब तक पैसे ना आ जाए तब तक टैक्स वाले इस गेन को नहीं मानेंगे। तो इस गेन को उल्टा दें। और भाईजान 4 को मैंने इसलिए माइनस नहीं किया कि ये एग्जेम्प्ट है, 4 को मैंने इसलिए माइनस किया कि इस पे लग रेट है, इस पे लग रेट है। अब इंशाल्लाह जब वर्किंग का एंड होगा ना तो मुझे याद करिएगा 4 को दोबारा मैं ऐड करूंगा
और 4 पे रेट जनरल नहीं लगेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अबे टैक्स वालों, तुम क्या इनकम में डालोगे? उन्होंने कहा हम 4 पे टैक्स लगाएंगे। मैं 4 इधर नहीं लिख रहा, मैं 4 इधर नहीं लिख रहा, इसको नीचे जाके लिखूंगा क्योंकि इस पे टैक्स अलग रेट है। अबे टैक्स वालों, इस 10 को तुमने उल्टा दिए तो तुम महंगे होने को मान रहे हो। महंगे होने को हम नहीं मान रहे, जब कभी बिकेगा तो यहां गेन आ जाएगा। वो हो सकता है 2 साल 4 साल बाद बिके, तो इस 10 के मुकाबले 12 रुपए का गेन आ जाए, 13 रुपए का गेन आ जाए, वो जितना भी आए। तो इस 10 के मुकाबले 4 के मुकाबले में 4 मैं यहां नहीं लिख रहा, 4 के मुकाबले में 4 यहां लिखूंगा टैक्स वालों की नजर में, और 10 को मैं फिलहाल फारक कर रहा हूं। 10 पे फिर कभी गेन रिकॉर्ड करेंगे जब कभी एसेट बिक जाएगा। तो ये टेम्परेरी सा डिफरेंस है। डन। अब आ जाए कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में, DTL/A एज ऑन। बताएं 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 जी। कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स की 80। तो यार ये मैं कहता था कि कोई भी चीज IAS 12 में आ जाए ना आपके लिए जो नई हो, तो अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट बना दें और अकाउंटिंग वालों का P&L उल्टा दें ताकि इजी मार्क्स तो गेन हो। अब सवाल पढ़ के बताएं, टैक्स वाले ये हमारे हवाई गेन्स को मानेंगे कि 70 वाली चीज 80 पे चली गई है, या टैक्स वाले इसको 70 पे ही शो करेंगे? हाँ, टैक्स वाले इसको 70 पे ही शो करेंगे। अंडर टैक्स लॉस कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15% एट द टाइम ऑफ सेल। तो टैक्स वाले गेन कब रिकॉर्ड करेंगे? एट द टाइम ऑफ सेल। इसका मतलब है फिलहाल वो गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो टैक्स वाले किस पे रखेंगे चीजों को? कॉस्ट पे। मेरा सवाल ये है कि कल कला को जब ये 70 वाली चीज 80 की बिकेगी तो कौन सा गेन आएगा? कैपिटल गेन। उस गेन पे डेफर करके टैक्स मैंने जनरल रेट पे देना है 30%, या उस पे 10% देना है, या उस पे 15% देना है। वाई? द इंटेंशन इज टू टेक कैपिटल गेन। हमारी नियत है कैपिटल गेन कमाना। जब कभी कमाएंगे तो कैपिटल गेन का रेट क्या है? आज टैक्स इस पे कैलकुलेट कर दूं करंट टैक्स की वर्किंग में, या डेफर करके देना है? अगर डेफर करके देना है तो बताएं फिर रेट क्या लगाएंगे? 15%। तो ये जी 15% का मकसद था कि इस पे डेफर करके। कितना कैपिटल गेन है वैसे फिलहाल? 10 का। लेकिन ये आ गया या आएगा? अभी तो रियलाइज नहीं हुआ ना, तो ये 15% इस पे लगना था। और अब 4 को उतार ले नीचे, वो मैं आखिरी एडजस्टमेंट कर लूं फिर उतार लेता हूं। एंटिटी रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 million रिलेटेड टू एन एसेट्स। इसकी क्या एंट्री हुई होगी यार? द ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर 2 years। कैश डेबिट डेफर्ड इनकम एसेट से रिलेटेड है ना, तो कैश डेबिट जरा मुझे देखने थे, मुझे IAS 20 आता है या नहीं, मैं भी जरा देख लूं। द एंटिटी रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 20 million रिलेटेड टू एन एसेट। तो कैश डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट। ग्रांट को कितने सालों में इनकम में डालना है? क्योंकि शायद एसेट की लाइफ भी 2 साल हो, तो हमारे साल एंट्री बताएं। डेफर्ड इनकम डेबिट और P&L क्रेडिट। अगले साल की क्या एंट्रीज हैं? फारग हो मेरी तरफ से, ये हमारे साल की एंट्रीज हैं। डन। अच्छा जी, द ग्रांट शेल बी रिकॉर्डेड ओवर। अच्छा, इससे मुझे बनवा दें। मैंने आपको कहा कभी भी नई एडजस्टमेंट आ जाए ना IAS 12 में, तो अकाउंटिंग वालों को पहले P&L बैलेंस शीट तो बनाए ना, इजी मार्क्स तो लें। अकाउंटिंग वालों का P&L 10 इनकम और बैलेंस शीट डेफर्ड इनकम, ये ना लाइबिलिटीज में जाता है। डेफर्ड इनकम 20 - 10, क्रिएट कितने पे हुई? 20 पे। रिवर्स कितने से हुई? 10 से। बैलेंसिंग 10, नोट कर लें। ये मैंने सारी आपको अकाउंटिंग सिखाई है, जनरल एंट्रीज की हैं और P&L बैलेंस शीट बनवाया। तो आज हमने दोनों एडजस्टमेंट्स ना IAS 12 में बिल्कुल नई देखी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस मर्जी टॉपिक से एडजस्टमेंट आ जाए, क्योंकि जो मॉक होने ना, मॉक में जो IAS 12 में एडजस्टमेंट आनी है वो IAS 40 से आनी है। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसमें भी कैरिंग अमाउंट आपको पता है कैसे निकलती है, और अकाउंटिंग वाले क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसको उल्टा दीजिएगा। जो टैक्स वाले चाह रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर दीजिएगा।
एसी क्या करना है? ये वाला, ये सी बंद कर दो। द ग्रांट इज ये छोड़ो, इसको मैं बाद में पढ़ता हूं। पहले क्या करें जी? पहले सिंपल मार्क्स लें। पी एंड एल को ना उल्टाइएगा। इनकम जो गई है ग्रांट की उसको उल्टा दें। कितना? डेफर्ड इनकम मोहतरम ये लाइबिलिटीज में जाता है जी। कितना? ये वो वाला 10 नहीं है जो इनकम में गया, ये बचा हुआ 10 है। कितना इनकम में ले गए हैं? 10। कितना फिर कभी ले जाएंगे? 10। चले जी आगे बढ़े। द ग्रांट इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द लॉ and has no tax consequences when received or when recorded in P&L। इस साल मिला है 20, इस साल में इनकम में नहीं डालना। और ये 20 जो है वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता 10-10 करके P&L में डाले होगे तब भी इनकम में नहीं डालना, यानी ये एग्जेम्प्ट है। ये तो ये परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा, ये 10 परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा। और अगली बात ये होगी, आपको पता है एग्जेम्प्ट इनकम को लेस करते थे बस। अगली बात ये होगी कि इसकी टैक्स बेस ना मजबूरन 10 लेनी है, जबरदस्ती 10 लेनी है इसकी टैक्स बेस। किसी को याद आ रहा हो वजह? एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड की टैक्स बेस जबरदस्ती बराबर लेनी है, क्योंकि इन पे टेम्परेरी डिफरेंस नहीं आता। और ये डिफरेंस का कॉलम किन डिफरेंसेस के लिए है? तो इसलिए 0। सो दैट इज स्टिल नॉट ओवर। वन थिंग इज लेफ्ट जो मैं आपको करवा दूं, वो अब आप टोटल्स कर दें मुझे। 1 2 4 6। इस पे कितने % लगा दूं? और कितना? और कुछ टैक्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन डिविडेंड 0.4 0.4 नहीं, ऐसे डिविडेंड 10 का नहीं है, डिविडेंड ₹4 के, सॉरी जी। टोटल सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट, बल्कि बड़े हो गए हैं, सीटी डेबिट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। टीचर हैं ये? अच्छा, लाइब्रेरी में आए हैं। ये पंगे होते हैं, आप लोग भी करते हैं, प्रोजेक्टर को छेड़ा। अच्छा जी, अभी तो रेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो कितना बन जाएगा? 10 का 15% 1.5। ये हो जाएगा DTL एज ऑन, DTL एज ऑन। जी, रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या जाएगा? रिकॉन्सिलिएशन में क्या जाएगा? रिकॉन्सिलिएशन में क्या क्या जाएगा? 1 बाय 1 देखें। 4 पर 30% की बजाय 10 लग गया। 4 का 20%, 4 का 20%, क्योंकि आप पूरे पीबीटी पे लगा देंगे ना, आप तो 1 to 70 पे 30 लगा देंगे। 4 का 20%, ये जो फेयर वैल्यू गेन है 10, ये यहां चला गया, यही वाला है ना 10। इसका ये वाला 15 नहीं, 30 माइनस 15, इसका 15%, और ये जो 10 है ये तो एग्जेम्प्ट है, तो इसका 30%। तो अब मैं पूरी रिकॉन्सिलिएशन नहीं बना रहा,
लेकिन रिकॉन के अंदर, रिकॉन्सिलिएशन के अंदर 3 चीजें लेस होंगी। बोलें क्या क्या? 4 का 20%, 10 का 15% और 10 का, ये 10 कौन सा वाला है? ये ग्रांट वाला है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसमें ना क्या कहते हैं, क्या कहने लगा था, चलें याद रखिएगा इंशाल्लाह। तो रिकॉन्सिलेशन में पहली लाइन में आएगा पीबीटी, दूसरी लाइन में आएगा टैक्स रेट और तीसरी लाइन में आएगा टैक्स। हाँ याद आ गई। मैं ये कहने लगा था करंट और डेफर्ड दोनों में ना जहां जहां रेट डिफरेंट लगा होता है उसको फिर लाना पड़ता है यहां पर, जिससे इनकम पे रेट डिफरेंट लगा होता है उसको यहाँ करंट में भी रेट डिफरेंट लगा और इधर डेफर्ड में भी रेट डिफरेंट लगा। तो ये रिकॉन्सिलेशन में 3 चीजें माइनस होंगी। बहरहाल अगर आप फुल फ्लैज सवाल करना चाहते हैं तो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है जिसका सोल्यूशन मैंने आपको आज के नोट्स में नीचे करके दे दिया है। तो ये फुल फ्लैज रिकॉन्सिलेशन वगैरह सब बना हुआ है, लेकिन वो सोल्यूशन दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन किताब में अवेलेबल है। अच्छा, लेटेस्ट एंड में आया था कमीशन इनकम एक्सीड द रिसीट बाय 10, तो क्या करना था? समझ आ गया ना? कमीशन इनकम एक्सीड द रिसीट बाय 10, तो इस तरह लिख लेना था। और अगर लिखा होता कैश एक्सीड द इनकम बाय 2, इस तरह लेना था। नोट्स आज वाले वो एंड पे पड़े। अच्छा जी, कंसोलिडेशन के बारे में हम बात करने लगे थे, वो इनको अच्छा कंसोलिडेशन के बारे में। कंसोलिडेशन में मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी ना इनकॉन्सिस्टेंसी है। इनकॉन्सिस्टेंसी, जो पेरेंट है वो इन्वेस्टमेंट्स वाला गेन लॉस डाल रहा है पीएनएल में, और जो सब्सिडरी और हमारी एसोसिएट है वो कहां गेन लॉस डाल रहे हैं? ओसीआई पे। तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी है। हालांकि हमने कंसोलिडेशन में पढ़ा था क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब ये 2 से 4 से 5 मिनट की बात है। एक बात याद रखिएगा, ग्रुप में ना पी एंड एस आता है। ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। ये डेफिनेशन एक स्टैंडर्ड में दी हुई है, वो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा नहीं रहा। ग्रुप में सिर्फ क्या आता है? पी एंड एस। ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। एसोसिएट ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो बस एक छोटी सी हमारी इन्वेस्टमेंट है। इस बुनियाद पे मैं एक बात करने लगा हूं जो आपने तसल्ली से सुननी है, फिर ये नोट आप बाद में कीजिएगा सारा। एक आपके जहन में सवाल आ सकता है कि पेरेंट पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल शायद यूज कर रहा है। सवाल ने लिखा नहीं हुआ, जब ऐसा सवाल आएगा तो वादे बताएगा। पेरेंट पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं, सब्सिडरी पीपी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है और एसोसिएट रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहा है। तो सर आप सारी चीजों को यूनिफॉर्म रखते और जो पेरेंट कर रहा था एसोसिएट को भी कहते वही करो, इस 100 को सिरे से उड़ा ही देते, इस 100 को फारिग कर देते, उस 100 को सवाल में लेते ही ना। ये जो 100 जमा 20 आपने किया है 120, तो इस 100 को फारिग कर देते। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। जवाब दे के भूल गए हमने कहां जवाब दिया यार, लगता है पक्का ही जवाब दे दिया है। तो भाईजान पी एंड एस आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप। इसलिए ए हमारे से यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं भी फॉलो कर रही ना, तो जो कर रही है करने दें, हम उसकी अकाउंटिंग उसी तरह ले आएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस बात का जवाब मैंने आपको दे दिया। अगली बात, अब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना, अच्छा इनमें अब क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मिटी। इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी। अब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है ना जिनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो अब किस तरह की हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे, नंबर 1 पीपीई की रिवैल्यूएशन। पीपीई की
इस हद तक पी और एस में यूनिफॉर्मिटी है। ए को तो आप डिस्कशन से फारिग कर देना, ए जो कर रही है वैसे ही करके आ जाना हमने, ए की टेंशन नहीं लेनी। मसला किसका, सिर्फ पी और एस को। पी और पीपी की रिवैल्यूएशन, अल्लाह का शुक्र है पीपी की रिवैल्यूएशन में हम ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी में है। कैसे? ये भी रिवैल्यू नहीं कर रहा, ये भी रिवैल्यू नहीं कर रहा, इसलिए सवाल के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों ही ऑलरेडी यूनिफॉर्मिटी में है। नेक्स्ट, एक और अकाउंटिंग पॉलिसी आ सकती है जो पेपर में, वो है फाइफो और वेटेड एवरेज। अगर पेरेंट यूज कर रहा हो फाइफो और सब्सिडरी और एसोसिएट यूज कर रही हो वेटेड एवरेज, तो फिर सब्सिडरी को फाइफो पे लाना है, एसोसिएट को लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एसोसिएट तो ग्रुप का पार्ट ही नहीं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी आ सकती है। ठीक है, इस तरह की एडजस्टमेंट भी आ सकती है। इसी तरह ये जो है ना IFRS 9, इसमें आपको पता है FET OCI इरिवोकेबल है। ये एक फड्डा है यहां पे कि FET OCI इरिवोकेबल है। इरिवोकेबल का क्या मतलब है कि भाईजान आप एक बार इस पे आ गए तो किसी भी हालत में फिर नहीं सकते। चुप चुप चुप, चाहे कंसोलिडेशन हो चाहे जो मर्जी हो, आप इससे फिर नहीं सकते। अब बजाहिर अगर आप देखें तो ये P&L में लेके जा रहा है 195, ये OCI में लेके जा रहा है। असूली तौर पे मुझे करना ये चाहिए था, अगर मैं P और S को, इसकी तो टेंशन ना लें, अगर ये OCI में तो इसको OCI में फेंक दें, इसकी टेंशन ना लें, इस बीच की टेंशन नहीं। टेंशन किसकी है? सिर्फ P और S की। तो यहां पे इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी P&L है, इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी OCI है। अब असूली तौर पे अगर OCI इरिवोकेबल ना होती तो फिर मैं क्या करता, इनको यूनिफॉर्मिटी पे ले आता। अभी यूनिफॉर्मिटी पे लाने से मुझे एक चीज मना कर रही है, क्या फाइफो वेटेड एवरेज इरिवोकेबल नहीं है? पीपीई में कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल इरिवोकेबल नहीं है, लेकिन ये इरिवोकेबल का लफ्ज सिर्फ किस स्टैंडर्ड में है? IFRS 9 में। अब ये P&L पे है, ये OCI पे है। अब आपने P&L और OCI देख के आपने सोचा यार ये एक P&L पे है और एक OCI पे है, तो यार P और S में तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। तो अब मैं S को मजबूर करता हूं कि तुम नेगेटिव 80 को P&L में शो करो। S को मजबूर करता हूं कि तुम नेगेटिव 80 कहां शो करो? P&L में नेगेटिव 80, या अदर इनकम में शो कर दो या खर्चों में डाल दो, जहां भी शो करने, नेगेटिव 80 को P&L में शो करो। लेकिन यहां लोग बढ़ के किस स्टैंडर्ड ने मना कर दिया? IFRS 9 ने, क्योंकि ये जो डेजिग्नेशन है दैट इज, शायद इस वजह से हमने 80 जहां पढ़ा हुआ था उसको वहीं रहने दिया, 80 जहां पढ़ा हुआ था उसको वहीं रहने दिया। क्लियर हो गया? ये जो नोट कर लो। वो फिर उसकी मर्जी है, लाए ना लाए, लाना है तो ले आए, सवाल कुछ कह दे तो ले आना। जल्दी करें नोट। चलें जी, आ जाए। अच्छा, अब अगर ऐसे होता ना कि IS 16 वाली एडजस्टमेंट, ये तो IFRS 9 वाली है ना, अगर इधर P का सरप्लस दिया होता और S का सरप्लस ना दिया होता तो फिर अदर इंफॉर्मेशन में वो जाता और फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी S का सरप्लस भी देता, तो फिर हम दोनों को सरप्लस को रिकॉर्ड कर देते। ऐसा भी आ सकता है। तो वो ये पास पेपर क्वेश्चन 1 में आया हुआ है, IS 28 का पास पेपर क्वेश्चन 1 आप देखिएगा, P और एसोसिएट का रिवैल्यूएशन दिया हुआ था और S का सरप्लस नहीं दिया हुआ था। चलें जी, ओवर। IFRS 15 शुरू करें। क्वेश्चन 1, आज के नोट्स का दूसरा सफा। अच्छा मोहतरम, बहुत मोहतरम है आप, मुझे ये बताएं कि रेवेन्यू किस वक्त ओवर टाइम बुक करना होता है? नहीं, जब तीन में से कोई एक बात हो,
जैसे जैसे सेलर सर्विस दे रहा हो वैसे वैसे बायर कंज्यूम कर रहा हो, जैसे क्लीनिंग सर्विस है, पेरोल सर्विस है, जिम सर्विस है, ये सिक्योरिटी सर्विसेज हैं। दूसरा, सेलर आपके पास आके चीज बना के दे रहे हैं और जैसे जैसे चीज क्रिएट हो और इनहेंस होती जा रही है वैसे वैसे आपका कंट्रोल आता जा रहा है। और तीसरी ये चीज थी कि सेलर खुद ही अपने पास चीज बना रहे हैं और सेलर चीज बनाकर वो जैसे जैसे चीज बनाता जा रहा है वैसे वैसे चीज बनती जा रही है। ये क्या बात है? तो सेलर जैसे जैसे चीज बनाता जा रहा है, अगर दो शर्तें पूरी हो तो सेलर रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा ओवर टाइम। नंबर 1 शर्त, नहीं लेसर नहीं, सेलर IFRS 15। तो सेलर जो है वो अगर अपने प्रेमिसेस में हमें फर्नीचर बना के दे रहा है तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। नंबर 1, एग्रीमेंट में लिखवा दें हम कि तुम ये किसी और को नहीं बेच सकते, या वो एसेट इतना स्पेशलाइज्ड नेचर का होगा किसी और को बेचा नहीं जा सकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं द लेसर हैज नो ऑल्टर, द सेलर हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ एसेट। और दूसरा, जितना काम हो गया है, जितना काम सेलर की तरफ से हो गया है उतने का राइट हो से पैसे लेने का, अगर कस्टमर कैंसिल करे। अगर कस्टमर कैंसिल करे, अगर सेलर कैंसिल कर दे तो फिर कस्टमर क्यों पैसे देगा? अगर कौन कैंसिल करे? तो अगर मैंने किसी को फोन किया, ठीक है ये भाईजान है, इन्होंने फोन किया फर्नीचर वाले को, और मड़ा मेरी शादी है तो मेरे लिए जो है वो ऐसा बेड बनाओ जैसा डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा तो जबरदस्त किस्म का तुम बेड बना के दे दो। अब सेलर दो सूरतों में जो है अगर कंडीशंस पूरी हो तो रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करेगा, यानी जितना बेड बन जाएगा उतना रेवेन्यू बुक कर लेगा। अगर एग्रीमेंट में ये लिखवाए नहीं, बेड कोई ऐसी स्पेशल चीज तो है नहीं कि किसी और को नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं, लेकिन आप लिखवाएं एग्रीमेंट में क्या कि हम किसी और को नहीं देंगे। दूसरी बात, उसके पास पैसे लेने का, किसके पास? सेलर के पास। अगर कौन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे, कितने पैसे लेने का राइट हो, जितना काम हो गया उतने पैसे तो ले सके ना कम से कम। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम और अ पॉइंट इन टाइम, IFRS 15, पेज नंबर 2, आज के नोट्स, हमारी क्लास और आप बच्चे। बिस्मिल्लाह। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। वैसे इस लाइन से ही फील हो रहा है कि हमारे घर आके कोई चीज नहीं बना रहे, एक खुद ही कोई सेलर एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे अपने प्रेमिसेस में, ऐसे ही लग रहा है ना। एन एंटिटी इज सेलिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, अ कस्टमर्स एंटर इनटू अ बाइंडिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक चीज और मैंने बतानी थी IFRS 15 में, बबलू भी आ गया। एक और चीज मैंने बतानी थी IFRS 15 में कि अक्सर IFRS 15 में लिखा होता है, बबल अक्सर IFRS 15 में लिखा होता है कि पैसे जो लिए ना नॉन रिफंडेबल हैं। भाईजान पैसों का नॉन रिफंडेबल होने का मतलब ये नहीं कि सेल बुक कर लें। जब भी पैसे नॉन रिफंडेबल हो इसको लाइबिलिटी में आपने बुक करना है, कैश डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। हाँ, नॉन रिफंडेबल चीज को शुरू वाली क्लास में, पहली क्लासों में हमने पावर पॉइंट में पढ़ा था, नॉन रिफंडेबल चीज को दो सूरतों में इनकम में डाल सकते हैं। नॉन रिफंडेबल चीज को कितनी सूरतों में इनकम में डाल सकते हैं? दो सूरतों में इनकम में डाल सकते हैं। अगर तुम्हें उत्तरी है, ये तो मौक खुल गया, इसका पहला सवाल, दूसरा सवाल चुप। अच्छा तो नॉन रिफंडेबल चीज को कितनी सूरतों में इनकम में डालेंगे? दो सूरतों में इनकम में डालेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए और पैसे क्या हो, और दूसरी चीज सेलर ने चीज बेच दी है, बायर ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन एग्रीमेंट में फिर भी कोई मसला रह गया है, एग्रीमेंट के ड्राफ्टिंग में, साइन वगैरह में, लेकिन पैसे क्या हैं? नॉन रिफंडेबल, तो रेवेन्यू में बुक कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपने जब भी पेपर के अंदर लफ्ज आए कि आपको नॉन रिफंडेबल पैसे मिले हैं तो इसको लाइबिलिटी बुक किया करेंगे या सेल में डाला करेंगे? लाइबिलिटी बुक किया करेंगे, लाइबिलिटी। पैसे आप नॉन रिफंडेबल दे भी दें, जैसे कॉलेज वालों को आप फीस दें कोई नॉन रिफंडेबल, तो कॉलेज वाले कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट करते हैं, फिर जैसे जैसे आपको पढ़ाते रहते हैं लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। An entity is developing a multi-unit residential complex. A customer entered into a binding sale agreement with the entity for a specified unit that is under construction. The contract inception is 1 January 2008.
द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 30 लाख, द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज 31 दिसंबर 2009। तो हमने उसको फर्नीचर बनाने के लिए कहा है 2 साल में फर्नीचर बना दो, या हमने उसे घर बनाने के लिए कहा है 2 साल में घर बना दो। हमने उसे 2 साल में एक फ्लैट बनाने को कहा है। इधर देख रहे हैं, चलें सीए करें। द एंटिटी ईयर एंड इज 31 दिसंबर, द कंस्ट्रक्शन इज 60% कंप्लीट बाई 31 दिसंबर 2008। 31 दिसंबर 2008 तक स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताएं क्या है? 60% बन चुका है, यानी अगर घर के अंदर 10 कमरे हैं तो 6 बन चुके हैं, फुल स्टॉप। इसे आप इसे देख रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं फुल स्टॉप। पहला बुलेट मारने लगा हूं, पढ़ने लगा हूं। कस्टमर पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। भाईजान इसको लायबिलिटी में डालना है, भाईजान को उधर कहें, भाईजान को, भाईजान इसको लायबिलिटी में डालना है। वो सेल बुक नहीं किया करने, बस नॉन रिफंडेबल पैसे आ गए। कस्टमर ने 1 जनवरी को नॉन रिफंडेबल पैसे दिए। द कस्टमर विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट। कस्टमर साथ साथ पेमेंट्स करता रहेगा। 13,50,000 की पेमेंट 31 दिसंबर 2008 को हम उससे मांग सकते हैं। वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बनेगा। रेवेन्यू पता नहीं 60% बुक हो रहा होगा और डेटर बुक हो रहा होगा 45% पे, पता नहीं दरमियान में फिर क्या चीज़ आएगी। तो अच्छा जी, तो प्रोजेक्ट कितना काम हमने करके दे दिया उसे 31 दिसंबर 8 के एंड पे, और 31 दिसंबर 9 तक इंशाल्लाह उसको 100% काम करके दे देंगे। लेकिन 31 दिसंबर 8 तक हमने उसे 60% काम करके दे दिया। तो अगर वो 31 दिसंबर 8 को आए और अपना घर देखना चाहे तो उसका घर मैं उसके घर आके बना रहा हूं, उसकी लैंड पे, या अपना कोई कॉम्प्लेक्स में बना के दे रहा हूं, तो 60% उसको कंप्लीट नजर आएगा। द कॉन्ट्रैक्ट हैज अच्छी खासी टर्म्स दैट प्रेक्लूड। स्टॉप मैंने अपनी तरफ से डाला है ताकि आपको प्रेक्लूड का मतलब पता चल जाए। द कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सटैंटिव टर्म दैट स्टॉप द सेलर। कॉन्ट्रैक्ट में सेलर को रोक दिया गया, अबे सेलर सुन, मैं तुझे रोकता हूं फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूनिट टू अनदर कस्टमर। अगर तूने किसी को घर दिया तो घर समेत तू गायब होगा। सॉरी, घर तो हमारा घर की गायब करेंगे हम। तो सेलर मैं तुझे रोकता हूं, ये फर्नीचर किसी और को ना दें, पता चले मेरे दोस्त इस्तेमाल कर रहा हो, इसको कोई और को दे दे आप, ये नहीं, इसकी शादी। इन एडिशन द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर के पास कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का कोई राइट नहीं है। हाँ, कस्टमर एक सूरत में टर्मिनेट कर सकता है, ये तो सादा सी बात है ना। अच्छा, इस बात को ना ऐसी मुश्किल सी करके ना पढ़ा करें। ऐसे समझिए जैसे आप घर बनवा रहे हैं किसी से, अगर आप घर किसी से बनवा रहे हैं तो इन एडिशन कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता अनलेस द एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म। अगर सेलर कह दे कि नहीं नहीं यार मैं फर्नीचर नहीं बना रहा, मैं तुझे नहीं बना के दे रहा, या मैं तुझे घर नहीं बना के दे रहा, फिर और बात है, फिर तो कस्टमर टर्मिनेट कर देगा। वैसे जनरल रूल के तौर पे कहते हैं कस्टमर टर्मिनेट। अभी सिर्फ एक शर्त पूरी हुई है, नंबर 1। वो जो 3 कंडीशंस है ना, उसमें तीसरी में 2 हैं असल में, तो तीसरी में सिर्फ पहली बात पूरी हो गई है। क्या? बोले बोले बोले, ठीक है। फाइनेंसिंग कंपोनेंट इग्नोर करें, यानी कोई डिस्काउंट रेट वगैरह नहीं दे रहा, कॉस्ट का डेटा भी नहीं दे रहा, खाली सेल से खिलाऊंगा आपको। मटेरियल, ईंट, बजरी, सीमेंट कितना इस्तेमाल हुआ इसका डेटा नहीं दे रहा। जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर देता है ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस, कस्टमर की क्या ऑब्लिगेशन होती है? पैसे देना या पेमेंट करना। अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर देते हैं अपनी ऑब्लिगेशन पे बाय फेलिंग टू मेक द प्रॉमिस्ड प्रोग्रेस पेमेंट्स एज एंड व्हेन दे आर ड्यू, जैसे जैसे पेमेंट्स ड्यू होती हैं वैसे वैसे कस्टमर डिफॉल्ट करता रहता है। यानी जब मैं उससे 45% पैसे लेने जाता हूं तो वो नहीं देता, जब बाकी पूरा करके देता हूं तो बाकी पैसे मांगता हूं तो वो नहीं देता मुझे। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स, कर नहीं दिया, अगर करे, इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स, द सेलर वुड हैव अ राइट टू ऑल द कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल का मतलब है अगर यहां तक तुमने करके दे दिया तो इतने पैसे ले लेना, अगर पूरा घर बना के दे दिया तो पूरे पैसे ले लेना। अब बताएं इस लाइन का क्या मतलब है? द एंटिटी वुड हैव अ राइट टू द कंसिडरेशन। एंटिटी के पास राइट है पैसे लेने का। अब कौन सी सूरत पूरी हो रही है? दूसरी वाली, तीसरी में दूसरी वाली। अब ये सिर्फ 2 बातें थी सवाल में। Preclude the seller from being able to direct the unit. The seller would have a right to consideration. सेलर के पास कंसिडरेशन लेने का राइट है। ऑल से मुराद है जितना काम कर दोगे, जहां तक कर दोगे उतने पैसे तुम्हें लेने का राइट होगा। इफ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट, अगर ये यूनिट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करे, यानी सेलर को तो अपना काम पूरा करना पड़ेगा। अगर सेलर अपना काम पूरा कर दे तो ही हैज द राइट टू
कंसिडरेशन, उसके पास पैसे लेने का हक है। द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट, कहते जिस मुल्क में ये लोग हैं ना उसमें कोर्ट्स ने भी ये मानना है, अपहेल्ड होते हैं मानना, उसमें कोर्ट्स ने भी ये मानना है कि सेलर को पैसे मिलने चाहिए, that entitle the developers to require the customer to perform। कस्टमर कैसे परफॉर्म कर सकता है? बाय पेइंग, लेकिन एक शर्त है, सब्जेक्ट टू द एंटिटी मीटिंग इज ऑब्लिगेशन। एंटिटी क्या ऑब्लिगेशन होती है? तो ये बात तो उसने ऐसे ही जरा बरकत के तौर पे आगे डाल दी कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क में कोर्ट्स इतने अच्छे हैं कि उन्होंने डेवलपर्स को पीछे से प्रमोट किया हुआ है बड़ा कि यार परेशान ना हुआ करो, अगर तुम लोगों ने घर बना के दे रहे हो और कस्टमर इनकार करे तो हम कोर्ट आगे बढ़ के उससे पैसे लेके देंगे। आप बता दें क्या ये येलो वाली लाइनें पढ़ के जो सेल है वो जैसे जैसे चीज बनती जाए वैसे वैसे बुक करते रहें या डिलीवरी पे सेल बुक करें? ओवर द टाइम बुक करें। क्लियर हो गया? चलें जी पहला सवाल सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बता दें रेवेन्यू कितना है मेरा? 30 लाख, उसमें से कितना पैसा यकम जनवरी 8 को मिल गया? 10%। पहली एंट्री बताएं। जो तीसरा सिनेरियो है ना इसमें वाज़ेह तौर पे दोनों आया करेगा, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 3 मिलियन इंटू 10% जी कितना? 3 लाख। नेक्स्ट ईयर एंड। ईयर एंड पे खड़े होकर 31 दिसंबर 8 और 31 दिसंबर 9, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60%, 100%। P&L एज ऑन सेल। सवाल में उसने कहा था कि इग्नोर अकाउंटिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वो जो कॉस्ट होती थी ना, कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कहते हैं उसका डेटा मैं नहीं दे रहा। सेल टोटल कितनी है? 30 लाख। 30 लाख का 60% 18 लाख, और 30 लाख का 100% 30 लाख। आप बता दें P&L फॉर द ईयर। 18, ये वर्किंग है मेरी सिर्फ 18 लाख और 30 माइनस 18 ब्रॉड डाउन कैरी डाउन 12 लाख। अब जो मैं जनरल एंट्रीज करूं तो पहली एंट्री में रेवेन्यू कितना बुक करूं? 18 लाख। और जनरल एंट्रीज करूं तो दूसरी एंट्री में रेवेन्यू कितना बुक करूं? क्या 30 लाख को 31 दिसंबर 9 को बुक करूं या 30 लाख को 18 और 12 करके बुक करूं? 18 और 12 करके बुक करूं। जब मैंने डिसाइड कर लिया ना कि मैंने प्रोजेक्ट को ओवर टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो देन आई एम सपोज टू परफॉर्म दिस वर्किंग, P&L एज ऑन और P&L फॉर द ईयर। अब आप मुझे बता दें 31 दिसंबर 8 को खड़े होकर अच्छा इसमें उसने डिफॉल्ट कर नहीं दिया कस्टमर ने। कहते अगर कस्टमर, ये एग्रीमेंट का हिस्सा है चीजें, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे तो तुम्हारा राइट है पैसे लेने का। तो ये असल में वो कंडीशन समझाना चाह रहा था, ना कि कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया। तो बताएं जी आप इस दिन कस्टमर से पैसे लेने हैं या लेटर बुक करना है? द एंटिटी ईयर एंड इज 31 दिसंबर and the customer will make payment on 31 दिसंबर 2008 and 31 दिसंबर 2009 will make payment of 13,50,000 on 31 दिसंबर 2008 and 31 दिसंबर 2009 each का मतलब पता है क्या है? 45 से 45 90% पैसे इसने और देने हैं क्योंकि 10% दे चुका है। अब आप मुझे बताएं पेमेंट कस्टमर से कितनी आएगी? 13,50,000 13,50,000 एज पर क्वेश्चन। और रेवेन्यू कितना बुक होगा? 18 लाख। क्या मैं कस्टमर से और पैसे मांग सकता हूं? क्या मैं कस्टमर से और पैसे मांग सकता हूं या एज पर एग्रीमेंट इतना ही मांग सकता हूं? 13,50 ही मांग सकता हूं, 13,50 ही मांग सकता हूं।
एज पर एग्रीमेंट कोर्ट जाके मैं और पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि पैसे कैसे मिलने हैं? 10%, 45%, 45%। आई हैव नो राइट टू रिसीव मनी, आई हैव नो राइट टू रिसीव मनी। मैं डेटर बुक नहीं कर सकता, लेकिन एक काम पहले मुझे करवा दें, वो लाइबिलिटी को तो खत्म कर दें किताबों से, लाइबिलिटी को फौरन किताबों से खत्म कर दें। आपने क्या कोई चीज बना के देनी है, बना के दे दी तो लाइबिलिटी 3 लाख आ रही है, रेवेन्यू 18 लाख आ रहा है, लाइबिलिटी को फौरन खत्म कर दें। लाइबिलिटी को आस्ते आस्ते खत्म करने की जरूरत नहीं, लाइबिलिटी जब पहली सेल हो जाए ना उसी वक्त खत्म कर दिया करें। जैसे कॉलेज वालों ने आपसे 2000 पकड़े, अब इस 2000 को 6 महीने में खत्म करने की जरूरत नहीं, अगर एडवांस पकड़े हैं पैसे, इस 2000 को पहले महीने में ही खत्म कर दें, जैसे पहले महीने पढ़ा दिया। तो इस लाइबिलिटी को पहले तो किताबों से खत्म करें। कितना? 3 लाख। तो मेरे ख्याल से कुछ पैसे हम ले चुके थे और कुछ पैसे और ले लिए। अब ये एंट्री टैली नहीं हो रही। क्या 1.5 लाख के बारे में आप मेरे से एग्री करते हैं कि मैं 31 दिसंबर 8 को कह सकता हूं कोर्ट में जाके इसे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो? वो कहेगा भाईजान एग्रीमेंट पढ़ो। यू हैव द राइट टू डिमांड पेमेंट ऑन 31 दिसंबर। नो, पेमेंट टर्म्स देखा करें ना। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया है, अगर मिसाल के तौर पे कॉलेज वाले ये कहें आपको कि यार पहली किस्त आपने दे दी है, दूसरी किस्त आपने सेशन एंड के वक्त देनी है, तो कॉलेज वाले दूसरे महीने के एंड पे आके कह सकते हैं ये मेरा डेटर है। लेकिन 2 महीने पढ़ा दिया, दिल की आवाज है कॉलेज वालों की कि ये पैसे देगा। अब थोड़ा सा जरा अकल लगाएं और मुझे बताएं कि मैंने उससे कुछ पैसे इस दिन ले लिए 10%, 45% इस दिन लेने हैं और 45% इस दिन लेने हैं। अब अगर इस दिन मेरी सेल ज्यादा है किसी वजह से, क्योंकि मैंने काम ज्यादा करके दे दिया, अच्छा काम किया, जल्दी काम करके दे दिया, अगर मैंने काम उससे ज्यादा करके दे दिया है तो एज पर द एग्रीमेंट पेमेंट कितनी मांग सकता हूं? 45। तो मेरे ख्याल से 45% और 10%, 55% पैसे मैंने उससे ले लिए। बाकी जो पैसे हैं वो मैं डेटर में डेबिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं डेबिट कर सकता? क्योंकि एज पर पेमेंट टर्म्स द रिमेनिंग 45% के बारे में मैं उससे खड़े होकर कह सकता हूं कि मुझे दो, या वो कहेगा ये तुम मुझे मांग सकते 31 दिसंबर 9 को। अगर 31 दिसंबर 9 को भी वो ये पैसे ना दे तो तब मैं उसको डेटर में डालूंगा। आप बता दें मैं बैलेंसिंग एंट्री डेटर में डालूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट में? कॉन्ट्रैक्ट एसेट जी। 150,000। अच्छा मैं आखिरी बात कर रहा हूं। अब असल में ना होता ये था पुराने स्टैंडर्ड में कि हम ना चीजें ज्यादा बेच देते थे और हम डेटर बुक कर लेते थे। अब वो 31/12/8 को आके मेरी बैलेंस शीट देखता था और कहता था ये पैसे किससे लेने हैं? आप कहते थे तुम्हारे से। वो कहता तो कौन से पैसे? वो तो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, यू हैव नो राइट टू डिमांड द पेमेंट अनलेस 31 दिसंबर 2009 अराइव्स। हम कहते थे हाँ ये बात तो ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, पेमेंट्स अलग चल रही होती हैं। बोले रेवेन्यू इस बेस पे चल रहा होता है, रेवेन्यू इस बेस पे चल रहा होता है और पेमेंट्स अलग बेसिस पे चल रही होती है। आई हैव नो राइट टू डिमांड द मनी, देयरफॉर आई कैन नॉट डेबिट डेटर। तो बता दें अब ये किस पे डिपेंडेंट है ये पेमेंट? 31 दिसंबर 9 की तारीख आएगी और मैं उसको चीज बना के दे दूंगा और फिर उससे बिल मांग सकूंगा ना, तो अब ये फ्यूचर पर डिपेंडेंट होगी। 31 दिसंबर 9 को क्या करेंगे? पहले तो रेवेन्यू बुक करें ना, पेपर में इजी मार्क्स ले। रेवेन्यू कितना? 12 लाख बुक करें। नेक्स्ट कैश उससे ले लें 45%। पहले कैश रेवेन्यू की तो सादा सादा एंट्री किया करें, आया कमाया, आया कमाया, आय और कमाई की तो एंट्री करें। वो 13,85 45% आना ना। असल में 10 आ गया था, 45 इधर आने और 45 दो दफा आने। ऑन 31 दिसंबर 8, ऑन 31 दिसंबर 9। आप बता दें एंट्री कोई काउंट पीछे पड़ा है तो देख लें को बैलेंसिंग डिफरेंस कितना आ रहा है? 1.5 लाख का ही आ रहा है। और कोई अकाउंट ऐसा पड़ा है जो कि अनबैलेंस्ड है अभी तक, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, उसको खत्म कर दें बस। अब हमारे दिल में आवाज नहीं होनी चाहिए पैसे देने की, क्योंकि उसने पैसे दे दिए जी। 1.5 लाख। इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली साइड है ना, इसकी एक एंट्री मैंने आपको एक और सवाल में करके जरा समझानी है दोबारा। तो ये जरा कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली साइड को साइड पे रखें, ये एक और सवाल में करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
रेवेन्यू समझ आया कि कैसे बुक होना है? तो सवाल में कितनी शराइत पूरी हो रही थी? 2। तो 2 शराइत पूरी होने की वजह से हमने रेवेन्यू ओवर टाइम बुक किया या एट अ पॉइंट इन टाइम? इस सवाल में अगर रेवेन्यू बुक करना होता एट अ पॉइंट इन टाइम तो क्या करते? क्या 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 करते? कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? 3 लाख से। अगली एंट्री कैश डेबिट 13,50,000। एक्सेलेंट। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट 13,50,000, क्योंकि रेवेन्यू तो बुक हो नहीं रहा। याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सिर्फ तब डेबिट होता है जब रेवेन्यू बुक हो, कि सर्विसेज ज्यादा दे दी हैं और पैसे लेने का हक नहीं बना अभी। तो क्या एंट्री होती? बोलेंगे ओ पुत्र पुत्र पुत्र, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। और अगर रेवेन्यू बुक ना करना होता, एट अ पॉइंट इन टाइम करना होता, तो कैश डेबिट लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स क्रेडिट कितना? 13 लाख। और इन द एंड क्या एंट्री होती? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू, और बाकी कैश भी तो लेते ना 13,50,000 का। तो इस तरह होना था बुक। अगर कैसे बुक होता है? एट अ पॉइंट इन टाइम। जी जी जी, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। फिर वो इस बात को साथ लिख के बताता, इसी बात से आगे लिंक हो रही है, वो कोर्ट वाली बात इसके साथ लिख के बताएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखना जरूरी है। अच्छा जी, 1 मिनट दे दें, अगला सवाल पढ़ें, फिर एंट्रीज नोट कीजिएगा। जनरल एंट्रीज, एक मिनट इधर देखें। जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। एग्रीमेंट बदल दिया उसने। इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय कस्टमर, अब एग्रीमेंट कुछ और है। अगर तुम डिफॉल्ट करोगे, ईदर द सेलर कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म, या तो सेलर तुम्हें मजबूर करेगा कि परफॉर्म करो। कस्टमर कैसे परफॉर्म करेगा? अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया कस्टमर, तो सेलर कहता है मैं तुम्हें मजबूर करूंगा, ये वाले पैसे भी मुझे दो, ये वाले भी पैसे मुझे दो, और ये वाले भी पैसे मुझे दो। आई विल इंसिस्ट यू, मैं तुम्हें मजबूर करूंगा टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और या अगर मेरा दिल चाहा ना, सेलर कह रहा है, या अगर मेरा दिल चाहा तो मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा इन एक्सचेंज फॉर एसेट। तुम्हारा एसेट फिर मैं ले लूंगा, फिर तुम्हें घर नहीं दूंगा, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारा एसेट मैं ले लूंगा अंडर द कंस्ट्रक्शन, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर ऐसी सूरत में तुम मुझे कुछ पेनल्टी दे देना, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को प्रोपोर्शनेट होगी, वो फिर तय कर लेंगे, तुम मुझे कुछ पेनल्टी दे देना। आप बताएं क्या सोल्यूशन बदलेगा? कोई चेंज नहीं आएगी, सोल्यूशन सेम रहेगा। सेलर के पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 क्या क्या? कि वो बायर को मजबूर करे कि तुम पैसे दो, तो इसका मतलब है दूसरी शर्त पूरी हो रही है। और दूसरा रास्ता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दे? कैंसिल कर दे। लेकिन क्या सेलर के पास पहला रास्ता और दूसरा रास्ता दोनों की चॉइस है, और वो चॉइस सेलर के पास है, तो चाहे दूसरा रास्ता अवेलेबल है और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो जाता है ना, तो मैंने आपको बताया था जितने पैसे आ गए हैं उनको लायबिलिटी से उठा के सेल में डाल दें। ऐसा ही होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल हो जाए कभी भी, तो जितनी लायबिलिटीज हैं उनको उठा के सेल में डाल दें। लेकिन लायबिलिटीज को उठा के हमें सेल में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेलर के पास 2 रास्ते अवेलेबल है। रास्ता नंबर 1, उसे मजबूर करे कि पैसे दो। मुझे तो ये रास्ता वही नजर आ रहा है, सेलर हैव अ राइट टू कंसिडरेशन। पहली लाइन पढ़ें, रास्ता वही है। ये देख लें, ये जो मैंने ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है, और ये लाइनें दोनों का एक ही मतलब है। अब सेलर के पास रास्ते तो 2 हैं, लेकिन क्या ये वाला रास्ता भी अवेलेबल है कि बायर को मजबूर करे के पैसे दो? इसका मतलब है ये शर्त भी पूरी हो रही है, ये तो ऊपर ही लिख दिया था पूरी हो रही है। इसका मतलब है रेवेन्यू कौन सा बुक होगा? ओवर टाइम, और सारा उसी तरीके से बुक होगा। लेकिन अगर सेलर के पास रास्ता ही एक होता कि तुम कॉन्ट्रैक्ट जब कैंसिल होगा तो मैं तुम्हारा चीज ले लूंगा और चीज लेके तुम्हें पैसे रिफंड नहीं करूंगा, वापस नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती, जिस स्टेज पे भी एग्रीमेंट कैंसिल होता, उस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को हम उठा के कहां डाल देते? रेवेन्यू में। जितनी नॉन रिफंडेबल होती, हो सकता है कोई रिफंडेबल भी हो, तो उसके बारे में फिर सवाल वाज़ेह बताएगा। फिलहाल सेलर के पास रास्ते कितने अवेलेबल है? नंबर 1
वो बायर को मजबूर करे के पैसे दो, वो तो पहली बात ही होगी। और रास्ता नंबर 2, लेकिन क्या स्टिल ये वाला रास्ता स्टिल अवेलेबल है ना, तो हो सकता है आप एग्रीमेंट इस तरह रूट करा लें। नोट कर लें, कैमरा उधर कर दो। पॉइंट इन टाइम होता कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट पुरानी वाली जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, और कैश डेबिट दोनों कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज जो क्रेडिट हुई हैं डेबिट, और रेवेन्यू क्रेडिट, पूरे 3 मिलियन से। अच्छा जी, अब मैं 2 सवाल आपको कराने लगा हूं, एक में रेवेन्यू साइड वाली रिवीजन करानी है और एक में कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली रिवीजन करवानी है। किताब का निकालें पेज नंबर 2। ऑन 1 जनवरी 2014, किताब का पेज नंबर 2 से मुराद है पेज 316। आसान सा सवाल है ये, हमने 1000 दफ़ा क्लास में किया हुआ है, आपने बस इसकी एंट्रीज मुझे बतानी है। ऑन 1 जनवरी 14 उमर एंटर्स इनटू अ 12 मंथ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मोबाइल फोन। पैसे कैसे देने हैं? हर महीने। पैसे कैसे देने हैं? हर महीने। इधर पैसे कैसे देने थे? 2008 के शुरू में, 2008 के एंड पे और 2009 के एंड पे, इस तरह पैसे देने थे। इसमें पैसे कैसे देने हैं? मंथली। उमर एंटर्स इनटू अ monthly contract for a mobile phone. The contract is with Mobilink and terms of plan are as follows. उमर को 1 जनवरी 14 को क्या मिला है? मोबाइल। मोबाइल कितने का मिला है? फ्री। मोबाइल कितने का मिला है? फ्री। उमर pays a monthly fees of 200 which includes unlimited free minutes। बस रुक जाएं, यहां तक मुझे बताएं पढ़ के ट्रांजैक्शन प्राइस सेलर बायर से कितने पैसे लेगा। ट्रांजैक्शन प्राइस होती है सेलर बायर से कितने पैसे लेगा। सेलर बायर से इसके कितने लेगा? 0। हैंडसेट के कितने लेगा? 0। 0 हैंडसेट के ले लेगा। इसके 200 ज़रब 12 2400। व्हाट इज टीपी? 2400। व्हाट इज टीपी? 2400। ट्रांजैक्शन प्राइस 2400 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। ये लाइन ना पढ़े, ये लाइन ना पढ़े। कस्टमर मे परचेज द सेम हैंडसेट फॉर 500 without the payment plan and they may also enter into a payment plan without handset, in which case the plan costs them 175 per month। अब बता दें हैंडसेट की फेयर वैल्यू 500 और पैकेज की फेयर वैल्यू 175 ज़रा 12 2100। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको आती है सारी। ये हैंडसेट की होगी, ये 175 × 12 नेटवर्क की होगी। 2600 और 2400 इधर पड़ा, तो अब आपने 462 एलोकेट इसको कर दिया और 1938 है एनुअल रेवेन्यू। ये एनुअल रेवेन्यू हो गया आपका। डन। इसके बाद आप बता दें हैंडसेट का रेवेन्यू कितना बुक करेंगे। ये मैंने ऐसे 2 कॉलम आपके समझने के लिए डाल दिए। हैंडसेट का रेवेन्यू कितना बुक करेंगे? 462 और इसका रेवेन्यू 1938 या 1938 डिवाइडेड बाय 12 1938 डिवाइडेड बाय 12। नाउ प्लीज टेल मी, डू यू नो द पेमेंट प्लान? पेमेंट प्लान क्या है? पेमेंट प्लान क्या है? पे मंथली। मंथली तुमने पे करना है। उमर इज बिल्ड ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ। तुम्हें बिल आ जाएगा महीने के आखिरी दिन और तुम पे करना बिल कितने दिनों में? 5 दिनों में। हर महीने के एंड पे तुम्हें बिल आ जाया करेगा। पे करना हर महीने के एंड के बाद 5 दिन में। हिम्मत, हौसला और जज्बा। 1 जनवरी 2014 इस वक्त किसका रेवेन्यू बुक करूं? पहले रेवेन्यू वाली साइड बता दें, किसका रेवेन्यू बुक करूं? सिर्फ
मोबाइल का रेवेन्यू कितना है? 462 जी, डेबिट। मेरे भाई कैश में तब रिकॉर्ड करता जब सारा कैश इकट्ठा आ रहा होता। क्लास में मैंने 2 सवाल कराए थे, पहली क्लास में 2 सवाल कराए थे मैंने, दोनों में कैश एडवांस में आ रहा था। उसमें फिर पता है हम क्या करते थे? कैश डेबिट, रेवेन्यू ऑफ मोबाइल क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस क्रेडिट। इस सवाल में और उन सवालों में क्या फर्क है जो क्लास में करवाए थे? क्लास में पे मंथली नहीं होता था, सारा पैसा एडवांस में आता था। तो हम एंट्री करते थे कैश डेबिट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कार क्रेडिट एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विस क्रेडिट। इस सवाल में पे मंथली है, क्या डेबिट करूं? यार रिसीवेबल बुक करने का मतलब पता है क्या है? मैं उससे कहूंगा कि कोर्ट में जाके 1 जनवरी को आई हैव राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, ही विल से गाय नो, you have no right to receive money. Why? It is a pay monthly contract. Please go and watch उर्दू। जाओ और जाके पेमेंट टर्म्स देखो। पेमेंट टर्म्स में तुमने अपने मुंह से बोला है कि मेरा पैसे लेने का राइट कब बना करेगा? हर महीने के एंड पे। पेमेंट और रेवेन्यू को मिक्स ना करें, पेमेंट टर्म्स को अलग चलाएं, रेवेन्यू को अलग चलाएं। इधर भी तो यही था, मैं रेवेन्यू बुक कर रहा था और पेमेंट मेरी सिर्फ इतनी थी, बाकी को मैंने रिसीवेबल में नहीं डाला था। अब बताएं मेरी पेमेंट टर्म्स क्या है? पे मंथली। क्या 1 जनवरी को अगर मैं बैलेंस शीट अपनी बनाऊं या 2 जनवरी को अपनी बैलेंस शीट बनाऊं तो क्या मैं उसे कह सकता हूं कोर्ट में जाके मोबाइल के पैसे दो? क्योंकि कौन सा मोबाइल हो भाईजान? मोबाइल तो आपने मुझे दे दिया, लेकिन बिलिंग आपको पता है मंथली होनी है, और मोबाइल आपने मुझे फ्री दिया है। सॉरी, कौन से मोबाइल के पैसे मांग रहे हैं आप? मोबाइल तो आपने मुझे फ्री में दिया। तो यू डू नॉट हैव द राइट टू रिसीव एसेट, आपके पास डेटर बुक करने का राइट नहीं है। क्या 2 जनवरी को अगर ये बंदा कभी रास्ते में मिले तो आप इसको कह सकते हैं कि तुम मुझे पैसे दो 462? नहीं कह सकते। लेकिन रेवेन्यू तो बुक, बिकॉज द रेवेन्यू इज बुक्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, क्योंकि ये मोबाइल है, आपने फौरन उसको दे दिया। आप बता दें मैं क्या डेबिट करूं? मेरे पास पैसे लेने का हक नहीं है, महीने के एंड तक पैसे लेने का हक मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया। आप फंस गया, मैं क्या डेबिट करूं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कितने से जी? 462 से। अच्छा जी, 31 जनवरी को हिम्मत हिम्मत हौसला, 31 जनवरी को बोले खुदा का खौफ करें। कैश कहां से आ गया? कैश तो उसने 5 को दिया करना है। अब उससे मैं पैसे मांगूंगा, चल बड़ी आजा। क्या मैं 31 जनवरी को बिल भेज के कहूंगा 202? अब मैं उसे मांग सकता हूं? इस सवाल में ना जिस दिन साल पूरा हो रहा था उसी दिन वो पैसे दे भी रहा था साथ ही। इसमें 31 जनवरी को मैंने बिल भेजे, पैसे जरा 5 दिन बाद हैं, इसलिए इसमें डेटर भी आ गया बीच में। आप बता दें क्या मैं 200 मांग सकता हूं? 200। अच्छा, पहले महीने के एंड पे को रेवेन्यू बुक करना हो, और कौन सा वाला? सर्विसेज वाला रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बता दें कौन सा बुक करूं? सर्विसेज वाला कितना? 162। क्या कौन सा रेवेन्यू? 162, 1938 या इसका 1/12? डन। अब क्रेडिट क्या करूं? डेबिट या क्रेडिट? क्या बैलेंसिंग? अब क्या करूं? पैसे तो भी नहीं दे, पैसे इंशाल्लाह दे देगा 5 दिनों में। बोले एक्सेलेंट। दिल की आवाज कम हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा डेटर बुक होने लग जाएगा। आप बता दें दिल की आवाज बैलेंसिंग ही कम हो सकती है ना, क्योंकि उसे 462 मोबाइल के फौरन मांगूंगा या पे मंथली करके मांगूंगा। अब ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 38। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट हुआ या डेबिट होकर क्रेडिट हो रहा है, और 12 महीने में ये दिल की आवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। 12वें महीने के एंड पे खत्म हो जाएगी। अब यार 5 फरवरी को पैसे लेके आ जाएगा बड़ी एंट्री टाइम, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से जी? 200। अब यार डू नॉट मिक्स अप द रेवेन्यू साइड एंड द रिसीवेबल साइड। पुत्र नहीं, एंट्रीज नहीं करनी पुत्र, एंट्रीज नहीं करनी आपने।
ये मैं पूरी घर से तैयारी करके आया हूँ, ये एंट्रीज नोट्स के अगले सफ़े पे लिखी हुई हैं। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्रेडिट, पेज नंबर 316 ऑफ बुक, डेटर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, सब हुआ है, सब हुआ है। बस इधर टेंशन दे मुझे। मैं ये कहना चाह रहा था यार कि रेवेन्यू साइड अलग होती है और रिसीवेबल साइड अलग होती है। व्हाट हैपेंड ऑन यकम जनवरी कि मैंने 462 बुक कर लिया, आई हैव डिलीवर्ड मोबाइल। व्हाट हैपेंड ऑन 31 जनवरी कि मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया, तो इतने मार्क्स का पेपर में ले, ये तो इजी मार्क्स हैं, रेवेन्यू क्रेडिट, इतने मार्क्स तो पेपर में ले। इधर आए, व्हाट हैपेंड ऑन 31 दिसंबर के मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया 18 लाख का, 60% काम कंप्लीट हो गया, 60% काम कंप्लीट हो गया। व्हाट हैपेंड ऑन दिस डेट के मैंने रेवेन्यू बुक कर लिया 100% काम। तो रेवेन्यू साइड इज अलग साइड, दैट इज मार्क्स गिविंग, आई थिंक इट इज इजी, वो मार्क्स गिविंग है। रेवेन्यू साइड तो आसान हो गई। अब देखनी है पेमेंट टर्म्स। इधर पेमेंट टर्म्स क्या थी, रेवेन्यू ज्यादा बुक हो रहा था, पैसे कम आ रहे थे, बाकी पैसे उससे मांग नहीं सकते थे, इसलिए इसको दिल की आवाज रिकॉर्ड कर दिया। इधर आए, यकम जनवरी को मैं उसे कह सकता हूं यू हैव टू पे द अमाउंट। व्हाई ही कैन नॉट पे द अमाउंट, व्हाई ही विल नॉट पे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज पे मंथली। तो व्हेन आई कैन कॉल हिम एज माय डेटर, 31 जनवरी को मैं डेटर से डेबिट करूंगा, फिर भी मुझे पैसे ना दे तो अब मैं उसके पीछे पड़ूंगा, भाईजान 31 जनवरी हो गया, खुदा के लिए जल्दी पैसे दे दो, और वो 4-5 दिनों में फिर पैसे लेके आ गया। तो इसलिए फिलहाल मैंने क्या डेबिट कर लिया था, बोले कॉन्ट्रैक्ट एसेट। सो दैट वाज अनदर साइड ऑफ दिस। अब मैं आपको कह रहा था कि ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट की आपको रिवीजन करवा दी है। अब मैं जरा एक सवाल आपको दिखाने लगा जिसमें रेवेन्यू की रिवीजन करानी है। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 9 खोलें, खुशहाल वाला, पेज नंबर 275। अच्छा, पेज नंबर 376। ऑन यकम अक्टूबर 2018, इस साल, इस साल आपकी क्लास में हुआ है। ऑन यकम अक्टूबर 2018, कुशान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर 50 मिलियन। कितने की बना के देनी है, 50 मिलियन की। इधर कितने की बना के देनी थी, 30 लाख की। कितने की बना के देनी थी, क्या चाहिए, पासवर्ड, ठीक। इधर कितने की बना के देनी थी, 30 लाख की। अगली लाइन पढ़ें, पढ़ अगली लाइन। मैंने वॉल्यूम 1 और 2 ना अलग अलग मर्ज कर दिया, पूरी बुक भी मर्ज करनी है। अच्छा, नहीं एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट 50 मिलियन, ना बोनस ऑफ 10 मिलियन अगर बिल्डिंग मुकम्मल होगी टाइम पे। 30 जून 19 तक हमारा अंदाजा था कि बिल्डिंग टाइम पे मुकम्मल हो जाएगी, इसलिए मैंने रेवेन्यू टोटल रखा था 60। हाउएवर ड्यू टू बैड वेदर, अन्नी बारिशें और अन्ना शहबाज शरीफ इन्वॉल्व इन रेगुलेटरी अप्रूवल्स, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड लेट, लेकिन बिल्डिंग लेट मुकम्मल हुई, इसलिए अगले साल मेरा रेवेन्यू का अंदाजा कितना हो गया, 50। अब सवाल यह है कि बिल्डिंग मुकम्मल हुई है 28 फरवरी को, टोटल कॉस्ट ऑफ 42, टोटल कॉस्ट 42, जिसमें से हमारे साल कितनी हुई 26, तो इस साल कितनी हुई थी 16, लेकिन हमारा अंदाजा था कि कॉस्ट कितनी इनकर होगी 40 की। ये सारा डेटा मैंने आपके सामने रखा था। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। आप जरा थोड़ा सा ना साइड पे हो, हम नीचे देखना चाह रहे हैं क्या है, और थोड़ा सा साइड, आपको समझ नहीं आ रही, साइड पे तशरीफ कीजिए। Compute the profit to be recognized if PO is satisfied over time. If PO is satisfied, यानी कि शायद वो हमें जो घर बना के दे रहे, जैसे जैसे बना के दे रहे वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करवाना चाह रहे हैं। ये हमने क्लास में किया था, अब हम आज क्लास में ही दोबारा करने लगे हैं। क्या PO
इज सेटिस्फाइड एटा। आप बता दें भाईजान, रेवेन्यू होले होले बुक करेंगे जिस तरह उस दिन किया था, या रेवेन्यू एकदम बुक करेंगे? कब बुक करेंगे रेवेन्यू? 30 जून 20, 30 जून 20 को, 30 जून 20 के साल में बुक करेंगे। 28 फरवरी 2020 को, 31/12/9 को जैसे मैंने कहा था पूरा रेवेन्यू बुक कर दे 30 लाख, तो इस रेवेन्यू को भी आप लेट करके बुक करें। डन। जी मोहतरम, 2019 2020 रेवेन्यू कब बुक करना है? दो 2020 में। आप बता दीजिए कितना बुक करूं? अब तो पता चल गया, 60 बुक करूं 50 बुक करूं? ये लाइनें कहां से आ गई इसमें? पेज कौन से बताएं जी? पहले साल बुक करूं रेवेन्यू, दूसरे साल बुक करूं? दूसरे साल बुक करें। आ गया वापस अपनी जगह पे आ गया। असल में वो उधर गया था तो माइंड कर गया था थोड़ा सा, मुझे क्यों निकाला यार। आप हमको उधर भेज रहे हैं तो लाइनें नहीं लगनी चाहिए आप पे, पता नहीं कहाँ से आ गई थी लाइनें। अच्छा जी, अब मुझे अगले साल बताएं। ये सवाल का डाटा है, ये सोल्यूशन नहीं था, हमने वर्किंग को अपने आसान करने के लिए समझा था। अब मुझे बताएं, सारा रेवेन्यू अगले साल बुक करूं या पिछले साल ही बुक करना है? अगर इस साल बुक करना है तो पता है 50 है, 50 पकड़ना चाहिए और 42 पकड़ना चाहिए बस। एक्चुअल रेवेन्यू, एक्चुअल कॉस्ट विल गिव मी एक्चुअल प्रॉफिट। तो अब अंदाजे अंदूजे सोचूं क्या कॉस्ट थी, कितनी इनकर हुई, कुछ चक्कर नहीं। अब सिंपल आप रेवेन्यू बुक करें। कैसे जी? 2019 में सेल कितनी, कॉस्ट ऑफ सेल, और 2020 में रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट सही वाली 42, 8 का रेवेन्यू बुक करेंगे। डन हो गया? थोड़ा सा तंग करूं आप करने दो यार। अच्छा, इसमें ना जनरल एंट्रीज मुझे बता दें। एक सवाल मैंने क्लास में करवाया था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की जनरल एंट्रीज आपको करवाई थी, तो दूसरे वाले सिनेरियो में ना ज़रा जनरल एंट्रीज मुझे करवा दें। यार पहले साल खर्चा कितना हुआ है? मुझे सेल का नहीं पता क्योंकि उसने सेल के पैसे कैसे कैसे आ रहे हैं वो मुझे नहीं पता। पेमेंट टर्म्स बताई हुई है सवाल में? पेमेंट टर्म्स नहीं बताई हुई सेल की, तो बस मुझे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की एंट्रीज बता दें। पहले साल एक्चुअल खर्चा कितना हुआ था? 26 हुआ था पहले साल एक्चुअल खर्चा, ये तो मुझे पता होगा ना। तो पहले साल की एंट्रीज क्या बनेगी? मैं पॉइंट ओवर टाइम की बात नहीं कर रहा, पॉइंट इन टाइम की बात कर रहा हूं। यार खर्चा हुआ एंट्रीज तो हुई होंगी ना। कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं हो भाई, वो रेवेन्यू के साथ लिंक होती है चीज। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी? 26। ईंट बजरी सीमेंट खरीदा होगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट परचेज टाइप चीज है। कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हुए यही परचेज में चली जाएगी और यही क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी रह जाएगी और बैलेंस शीट में नजर आएगी। ऐसे ही है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, जो मर्जी समझ लो, इसको इन्वेंट्री समझ लो। मैंने कहा था इसको इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं आप। तो यही मेरे क्लोजिंग स्टॉक में चली जाएगी। डन। अच्छा जी, ये पहले साल की एंट्रीज हो गई। और दूसरे साल बोले 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 नहीं नहीं, रेवेन्यू को भी छोड़ो, मैं रेवेन्यू का उसने मुझे बताया ही नहीं। दूसरे साल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस कितने से? 16 से। ईंट बजरी सीमेंट का पैसा 16, और अब कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें सारा इकट्ठा, क्योंकि सेल का बुक हो रही है सारी इकट्ठी। तो अब ये कॉस्ट ऑफ सेल में इकट्ठा डाल दें जी। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जी 40। डन। और बिल फॉर सेल के पैसे सारे इकट्ठे आने हैं। बिल फॉर कैश डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? 50 से। अदरा रुकें, सेल में कितना जाना है? कॉस्ट ऑफ सेल में
ये देखें सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में 42। एक बार याद रखिएगा यार, अगर आप ईंट बजरी सीमेंट खरीद रहे हैं ना और घर आहिस्ता आहिस्ता बना के दे रहे हैं, तो आपको कहीं तो उन कॉस्ट को डालना पड़ेगा ना, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पहले साल, मुझे बताएं बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी नजर आएगी? पहले साल बैलेंस शीट में इन्वेंट्री, करंट एसेट में इन्वेंट्री कह दें या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कह दें, कितनी जी? 26। ये क्यों नहीं कॉस्ट ऑफ सेल में गई? क्योंकि रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं हो रहा, रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक हो रहा है। और बैलेंस शीट में अगले साल क्या जाएगा? करंट एसेट्स में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि सारी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहां शिफ्ट हो गई है? कॉस्ट ऑफ सेल। ये नोट कर लें। ये जनरल एंट्रीज हैं एज्यूमिंग, लिखे लिखें, जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड एट अ पॉइंट। यार वो जो पास पेपर का ये वाला सवाल किया था, उससे पहले मोबाइल सेट वाला था, उससे पहले हो रहा था वो जो 30 लाख यूनिट, वो वाला याद है सवाल? कब सोए थे? थोड़ा सा याद करो, किस कौन सा कलर का वाला पहाड़ पे सोए थे या किधर सोए थे? सच्ची सच्ची बताओ, कहाँ सोए थे? क्या बात हो रही थी? जरा याद, 1 मिनट सुनने तो दे, पता नहीं कब का सोया हुआ है। क्या बात हो रही थी उस वक्त? हाँ इधर बता, कहाँ पे सोए थे? कुछ याद आ रहा है? हाँ कैश कितना? 50 लेके सो गए थे। अच्छा ये ठीक है, कोई मसला नहीं, कुछ ज्यादा नजारे नहीं गुजरे अभी। नहीं 50 का कैश लेके सो गए थे। जो सोता है वो अच्छा बच्चा है। जुम्मा कलमा चौक तो नहीं पढ़ना 1 बजे? यहीं पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 1:45 बजे। नहीं 1:40 पे मैं पिछली दफ़ा पढ़ा, तो आपको इंशाल्लाह टाइम पे छोड़ दिया जाएगा और घंटे सवा की ब्रेक कर लेते हैं। जुम्मे की भी, खाने शाने की भी आपने खाना होगा। वो पता है आपको, जब हमारी क्लास होती है तो आप घर वालों को टाइम तो बता के नहीं आते। मैंने भी घर वालों को ये कह के आया हूँ, कोई पता नहीं असर हो जाए, मगरिब हो जाए। ये आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है ना, आज इसको रिवर्स मारते हैं। अच्छा क्या फरमा रहे थे आप भाई? यार देखो, वो पूरे लाहौर की बिरयानियां खत्म हो जानी है बस बहुत हो गया। अब मेरे ख्याल से कोई हल्की फुल्की थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं हो सकती इस वक्त, कोई न्यूमेरिकल करते हैं। वो सफ़े निकालें किधर हैं? ज़रा सवाल तो चेक कर लें कौन कौन से हो गए हैं। ये सवाल हो गया IFRS 15 का, मोबाइल वाला सवाल हो गया, IFRS 16 वाला सवाल हो गया। ये तो कुछ नहीं, ये तो अभी कर लें। नहीं मैंने उसमें कहा था कि आप वो एंट्रीज डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। मैंने एंट्रीज को सिंपल रखा था, रिसीवेबल रख के, और क्लास के बाद डिस्कस कर लेना मेरे से, तो मसला नहीं। द मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी completes the draft financial statement, IS 1037, page number 3+1. The management of entity completes the draft financial statement on 31 अगस्त 2002. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब मुकम्मल होंगी? 31 अगस्त 2002 को। On 18 सितंबर 2002, the BOD reviews the financial statement and authorizes them for issue. BOD ने कहा मेरी नज़र में इनको इशू करो। एंटिटी ने अनाउंस किया अपना प्रॉफिट और मोटी मोटी को अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। 19 सितंबर को ना एंटिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन बता दी कि भाईजान हमारा प्रॉफिट इतना है, सब कुछ इतना है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स एंड अदर्स ऑन यकम अक्टूबर।
और शेयर होल्डर्स के घर तक पहुंचते पहुंचते जो है यकम अक्टूबर हो गई। द शेयर होल्डर्स ने मीटिंग में फिर अप्रूव की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 24 अक्टूबर को, और अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाई हमने SCCP को 20 नवंबर को। कब तक गलती पकड़ी जाए तो उसे एडजस्ट कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तारीख बताएं। एक्सेलेंट, 18 सितंबर। IAS 10 डील करता है सिर्फ तब तक के इवेंट्स को जो डायरेक्टर की ऑथराइजेशन तक हो। तो व्हाट इज द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ, इट इज 18 सितंबर। अब पूरे डेटे में से काम की बात क्या है? काम की बात मोहतरम यह है कि इन दोनों तारीखों के दरमियान में होने वाले इवेंट्स अगर एविडेंस दें ऐसी बात का जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है, उनको क्या कहते हैं? एडजस्टिंग। और अगर 19 सितंबर को पता चल जाए कि हमारे पिछले साल में चोरी हुई थी, अब कुछ नहीं कर सकते, इसको ना एडजस्टिंग इवेंट कहेंगे ना नॉन एडजस्टिंग, बल्कि IAS 10 के स्कोप से बाहर है। तो 18 सितंबर के बाद IAS 10 लगना बंद कर देते। IAS 10 सिर्फ कब तक की गलतियां सही कर सकते हैं? जब तक डायरेक्टर ऑथोराइज ना कर दे। जब डायरेक्टर ने ऑथोराइज कर दिया, अब गलती पकड़ी भी जाए तो आंखें बंद कर लें बस, अगले साल फिर IAS 8 लगा दीजिएगा प्रायर ईयर एरर के नाम से या जो भी हो। ये ऐसी ICAP की किताब में एक सवाल लिखा था, अल्फा इंजीनियरिंग प्रोवाइड 3 year वारंटी टू मेक एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स गुड एट टाइम ऑफ सेल। 3 साल की हम वारंटी दे रहे हैं। इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ सेल बट डज नॉट कीप द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। लेकिन कस्टमर वगैरह का रिकॉर्ड नहीं रख रहे, लेकिन ये पता होता है कि कौन सी चीज़ बेची है और उसका सीरियल नंबर क्या है। भाईजान, प्रोविजन बुक करने के लिए कस्टमर का रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं है। जब आपने कार्ड दे दिया ना तो क्या बन गई? तो IAS 37 में इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर। कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है। देयर इज एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट, इज नॉट नेसेसरी टू नो आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर। क्योंकि हमारी दुकान पे तो 500 लोग आते होंगे, उन 500 का नाम रखने जरूरी नहीं याद, लेकिन उन 500 को क्या दे दिया? जब वारंटी कार्ड दे दिया तो इट इज एनफ फॉर रिकॉर्डिंग एन ऑब्लिगेशन। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए कि कस्टमर की आइडेंटिटी का हमें नहीं पता लेकिन हमने वारंटीज दे दी हैं, तो क्या हम स्टिल ऑब्लाइज्ड हैं? यस, वी आर स्टिल ऑब्लाइज्ड। ये मैं IFRS 310 की तरफ आता हूं। पहले मैं जरा देख लूं क्या क्या किया। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये भी हो गया, ये भी छिक के रखा हुआ है बस, ठीक है। ओके ठीक है यार, देख लेते हैं इसको, क्लास के बाद ले आओ, ट्रांसफ़र कर देना मुझे। दो अपना मोबाइल नंबर आपको मैं। वापस आ जाए जी IFRS 15 में। ये हमारा हो गया। ये वैसे मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन जो मेरे पास है ना वो ज़रा डिफरेंट सा है। उसमें मैंने घर में रात को टाइम भी लिखा था, 20 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। ये मेरे पास है, ये आपको नहीं दिया हुआ मैंने। टोटल टाइम बना था कुछ 4 घंटे 33 मिनट, लेकिन अब मुझे लग रहा है 6 लग जा रहे हैं। जिस तरह हम चल रहे हैं, वो तो सोचा था ना, जो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। ज़रा हौली हौली काम चल रहा है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। पॉइंट 5 पढ़ें जी। एक सवाल है ICAP की किताब में जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बोलना है। अच्छा, एक सवाल है ICAP की किताब में कि लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, लीगल टाइटल ट्रांसफर हो गया, मैंने कैलकुलेटर इसके नाम लगवा दिया, लेकिन अभी इसको रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या ट्रांसफर नहीं हुआ? और दूसरी एग्जांपल, रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी लीगल टाइटल ट्रांसफर। तो ICAP की किताब में लिखा हुआ, इसकी कुछ 2 मिसालें दे दो, मिसाला लगा के। लीगल टाइटल एंड रिस्क। लीगल टाइटल passes but risk and reward do not pass. Customer has the right to return goods. क्या आपको लग रहा है कि इस लाइन की ये मिसाल पेपर में दी जा सकती है? तसल्ली से पढ़ के, ऐसे नहीं।
मैं इसको 3-4 मार्कर बेच दूं और ये मार्कर इसके नाम लगवा दूं और कहूं कि तुम कभी भी वापस कर सकते हो, इसका मतलब है मुझे सेल बुक नहीं करनी चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैंने इसे ट्रांसफर नहीं किए, ये मुझे कभी भी आके चीजें वापस, तो इसकी मिसाल आप पेपर में ये दे दीजिएगा। अगला जी, एक और मिसाल, मैंने इसको ये चीज बेची है, इसमें क्या है मैं नहीं बताऊंगा, मैंने इसको एक चीज बेची है ये, और मैंने इसको कहा है कि ये चीज तुम रखो, अगर ये चीज तुम्हें रेवेन्यू कमा के दे दे तो तुम मुझे इसके पैसे दे देना, वरना कोई मसला नहीं, वरना फिर ये चीज वापस कर देना। तो ये तो वही वाली बात होगी ना फाड़, ये तो वही वाली बात होगी ना। रिसीट ऑफ सेलर इज डिपेंडेंट ऑन बायर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम, तो ये भी वही बात होगी, सेल ऑन रिटर्न टाइप चीज। अब उल्टी मिसाल, रिस्क एंड रिवॉर्ड डू पास, रिस्क एंड रिवॉर्ड पास हो गए बट लीगल टाइटल डज नॉट पास। अब मोहतरम कोई एसेट है, मैंने इसको लीज पे दे दिया, अब रिस्क एंड रिवॉर्ड ये एंजॉय कर रहा है, लेकिन लीगल टाइटल मैंने एहतियातन इसको किस लिए ट्रांसफर नहीं किया, ताकि ये पैसे लेके ना भाग जाए, पैसे लेके ना भाग जाए, तो इसलिए मैंने इसको लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, लीगल टाइटल अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक मिसाल हो गई। अगली मिसाल, रिस्क एंड रिवॉर्ड डू पास बट लीगल टाइटल डज नॉट पास। मिसाल के तौर पे लीगल टाइटल रिटेन फॉर कलेक्टिबिलिटी, वही मिसाल दोबारा दे दिया आपको। तो मैं कई दफा इसको चीजें दे देता हूं, चीजें बेच देता हूं, और चीजें बेच के क्या कहता हूं, पुत्र तेरे नाम नहीं लगवा रहा मैं। क्यों नहीं नाम लगवा रहा, अगर नाम लगवा दी तो तूने पैसे लेके भाग जाना है। तो ऐसी सूरत में मेरे पास पैसे लेने का हक कभी है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कहीं ये पैसे लेके ना भाग जाए। तो इसकी ये दो मिसालें घर में किचन में बैठ के याद करनी है, और इसकी ये दो मिसालें घर पे छत पे जाके आपने याद करनी है। डन? अच्छा जी, चलो यार, अब ऐसा करते हैं कि ये ना करंट और नॉन करंट की डिस्कशन कर लेते हैं, फिर ये मैंने आपको फ्रेश माइंड के साथ ना पास पेपर का क्वेश्चन 6 करवाना है, पास पेपर का क्वेश्चन 6 करवाना है। अभी ये ज़रा डिस्कशन आप कर लें करंट एंड नॉन करंट की, IFRS 9, फिर जुमे की ब्रेक लेते हैं। पेज 416 और 17 निकालें। IFRS 9 ABCDFGHI IFRS 9 पेज नंबर 416 और 17। वैसे तो आपको करंट और नॉन करंट में अलग अलग शो करने की ज़रूरत नहीं है सवाल में, अगर IFRS 9 में बैलेंस शीट आ जाए, लेकिन कभी कभी ना MCQs में वो पूछ लेते हैं कि बताओ इसका करंट पोर्शन कितना है और नॉन करंट पोर्शन कितना है। तो मैं पेज नंबर 416 पे हूँ, पेज नंबर 416 पे। फर्ज करें मैंने इन्वेस्टमेंट की है डिवेंचर्स में, तो मुझे एंट्री बताएं 200 रुपए की, किसी को याद हो? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट कितने से? 200 से। आगे बोलें, इंटरेस्ट इनकम की एंट्री बताएं। 31 दिसंबर की रात को इंटरेस्ट मुझे मिलना है, लेकिन बना कितना, और आपको पता है मिला डिफरेंट होता था, इधर यूज होता था इफेक्टिव रेट और इधर यूज होता था कूपन रेट। इसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, लगता है भाई कल ही पढ़ के आए हैं IFRS 9। और 25 रुपए की एंट्री कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। यकम जनवरी 11, 31/12/11 और 31/12/11 ही। मैंने 32 और 25 की एंट्री नहीं की अभी। कितना? 25। अब कैलकुलेटर पकड़ें, फड़ कैलकुलेटर, पुत्र फड़ कैलकुलेटर। यू डोंट हैव कैलकुलेटर, आई विश यू वुड हैव। अच्छा 200 यार, अगर कभी भी किसी टॉपिक में बैलेंस शीट आ जाए ना तो बोंगिया ना मार आइएगा उधर, ये पकड़ के ना इनको प्लस माइनस करके बैलेंस निकाल लीजिएगा। 200 जमा 30 माइनस 25 एंट्रीज करनी आनी चाहिए, वहां से बैलेंस निकला है 205, यही 205 है। बैलेंस शीट में जाना कितना है? 200। मेरी डिस्कशन कुछ हो रहा है, करंट एंड नॉन करंट। इसमें लीज की तरह नहीं आपने देखना, ये 205 के नीचे मैंने जरा लाइन लगाई। आप ऐसा करें,
205 के साथ फ्यूचर में क्या होना है? 205 उल्टा रिसीव होने के रिसीवेबल बढ़ गया है। लीज में तो कम हो रहा था ना, साथ 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 कम हो रहा था, तो उल्टा अब बता दें 205 में से कितना, इधर नहीं देखना, इधर देखने की जरूरत नहीं पेपर में, 205 में से कितना रिसीव हो गया होगा? ना ना, इधर नहीं देखना पुत्र, रिसीव भी हो रहा है साथ और ग्रो भी कर रहा है, तो इसलिए इधर नहीं देखना। मैंने कहा 205 में से कितना रिसीव हो गया होगा जिसकी वजह से ये 204 रह गया है। ये 204 तो है ही नहीं सर। अगर ये 204 होता तो कितना करंट रिसीव हो गया होता? 1। आप बता दें कितना रिसीव हो गया? कोई रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि शायद हमारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ऐसे चल रहा है कि ये वाली फिगर ज्यादा आ रही है, ये कम आ रही है, इसलिए बजाय के रिसीवेबल रिसीव हो, उल्टा वो। तो अब करेंगे हम ये, इसको लिफ्ट नहीं कराएंगे, 205 के नीचे लाइन लगाएं और ऐसे देखें, करें करें करें, 205 के नीचे लाइन लगाएं और ऐसे देखें। आप बताएं, नहीं नहीं ये साथ कुछ नहीं है, ये फ्यूचर का कोई रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल अगले साल क्रिएट होगा, ये रिसीवेबल अगले साल क्रिएट होगा, इन दोनों का डिफरेंस है साथ शायद, तो ये आप मुझे बताना चाह रहे हैं। मेरा सवाल है 205 में से कितना मिला है अगले साल? कुछ भी नहीं मिला, इसलिए नॉन करंट एसेट में शो कर दें 205, क्योंकि ये 205 अगले साल नहीं मिलना, पता नहीं कब जाके मिलना है, बल्कि उल्टा 205 204 होता, वो रिसीवेबल ये मेरे ख्याल से इसको मैं कह सकता हूं ओपनिंग रिसीवेबल अगले साल के लिए, ओपनिंग रिसीवेबल, और इसको क्लोजिंग रिसीवेबल। तो रिसीवेबल रिसीव हुआ या बढ़ गया? तो देयर इज नो करंट पोर्शन, देयरफॉर ऑल विल बी शोन एज अ। लेकिन अगली मिसाल जरा ज्यादा अच्छी है, इसमें भी मैं इसी तरह करने लगा हूं, ऐसे लाइन लगाने लगा हूं और ऐसे जरा देखने लगा हूं। आप बताएं टोटल रिसीवेबल बोले, टोटल रिसीवेबल 190, इसमें से कितना अगले साल रह गया मिलने वाला? इसका मतलब है रिसीवेबल कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा। इस साइड को नहीं देखना आपने, इस साइड को नहीं देखना आपने। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ रिसीवेबल? व्हाट इज नाउ बैलेंस ऑफ रिसीवेबल? रिसीवेबल इज रिसीव्ड या ग्रोन? तो फिर 195 बैलेंस शीट में आपने शो करने, लेकिन दो हिस्से करके। 195 में से कितना रिसीव हो गया? 7। और कितना रिसीवेबल नॉन करंट में चला जाए? 188 और 7। लेकिन पीछे वाले सवाल में क्या था? 205 और 0। तो इस तरह जरा कर लें, ये लाइन लगा के नथिंग रिसीव्ड, नथिंग रिसीव्ड, तो फिर सारा नॉन करंट में डाल दें, और इधर 7 रिसीव्ड। अच्छा जी, थोड़ा स्टोरी में आप जरा ट्विस्ट लाएं। क्या ऐसा हो सकता है कि 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्रू हो, लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक रिसीव अगले साल के पहले दिन हो? 12वें महीने के एंड पे एक्रू हो, लेकिन रिसीव कब हो? अगले साल के पहले दिन। इसको मैं कह रहा हूं हमारे डिवेंचर का ईयर एंड कुछ और है और इंटरेस्ट मिलना अगले साल के पहले दिन है। ये जरा सवाल देखने की कोशिश करें, इसका क्या मतलब है? 1 जनवरी 11, 1 जनवरी 12, 1 जनवरी 12, 13। इसमें ये सवाल क्या बनेगा पेपर में? इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन, और नहीं यार, इंटरेस्ट एडवांस में नहीं मिलता, इन एरियर्स ऑन 1 जनवरी। आमतौर पे इंटरेस्ट 31 दिसंबर को ही मिल जाता है, लेकिन ये इंटरेस्ट कब मिल रहा है?
अगर कभी IFRS 9 में ये सवाल आ जाए पेपर में कि इंटरेस्ट मिल रहा है 12वें महीने के बजाय 13वें के पहले दिन, अब आप मुझे एंट्रीज करवाएं, 500 रुपए की एंट्री करवाएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से, डेट बताएं। यकम जनवरी 11। अगर मुझे इंटरेस्ट, अब पहला याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी इंटरेस्ट एडवांस में नहीं मिलता, इंटरेस्ट अब एडवांस में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट 31/12/11 की बजाय यकम जनवरी 12 को मिलेगा, 12वें महीने के एंड पे या 13वें महीने के पहले दिन। लेकिन मेरे ख्याल से 31/12/11 को एक एंट्री करके सो जाएं। क्या? इन्वेस्टमेंट डेबिट और इंटरेस्ट इनकम कितने से। अब अगली एंट्री मुझे ना करवाएं, क्योंकि वो अगली एंट्री तो अगले साल की है, कैश डेबिट और बोले इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये एंट्री तो अगले साल की है, फिलहाल मुझे सिर्फ मेरे साल की एंट्रीज करवा दें। अब जरा करंट नॉन करंट में मजा आएगा। अब मुझे बता दें कैलकुलेटर पकड़े बगैर कि मैंने आपको कहा कभी भी किसी टॉपिक में बैलेंस शीट बनानी आ जाए तो बस टोटल करके देख लें। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ग्रो कितने से किया, 500 जमा 70, बैलेंस शीट में 570 जाने। अब आप अगर 570 के अलावा कोई भी चीज लेके जा रहे हैं वो गलत है। फड्डा सिर्फ अब इतना सा कि 570 में से करंट में कितना जाना है, और बैलेंस शीट में हमेशा वही फिगर जाती है जो जनरल एंट्रीज का टोटल हो। सर आप 70 को क्यों बैलेंस शीट में शो करें? इसलिए कि यार रिसीवेबल रिसीव नहीं हुआ, काश रिसीवेबल को थोड़ा बहुत रिसीव हो जाता तो मेरा काम चल जाता, लेकिन ये सारा रिसीवेबल अभी तक रिसीवेबल ही है बेचारा। क्योंकि रिसीव कब होना है, 12वें महीने के आखिर में या अगले महीने का पहले दिन। मैंने पिछले सवाल में 3 एंट्रीज क्यों की थी, क्योंकि 31/12 को ही एक्रू हो रहा था और 31/12 को ही रिसीव हो रहा था। इस सवाल में लाइन क्या लिखी हुई है, यकम जनवरी, तो मैंने यहां यकम जनवरी लिख दिया। लेकिन मैं सोचूंगा ऑब्वियसली ये एक्रू तो कब हो गया होगा, और मुझे लग रहा है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस वाला सवाल है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां नहीं होना चाहिए था, इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इनकम। जी भाईजान, इस सवाल में ना करंट नॉन करंट को कैसे अलग करना है, जिसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मिल रहा है। इस सवाल में यह तरीका होगा कि आप देखेंगे कि हमारा रिसीवेबल कितना है। हमारा रिसीवेबल है भाईजान, आप बेशक लाइन लगा दें। आपको याद है लीज में भी इंटरेस्ट रिसीवेबल को लाइन के नीचे पड़ा होता था एक। अब मुझे बता दें, इज इट माई रिसीवेबल, इज इट माई रिसीवेबल, व्हाट इज टोटल रिसीवेबल। इन दोनों रेड में से आपने माइनस करना है इस ब्लू को, इट इज करंट, इट इज करंट। अब मुझे बता दें, इफ आई प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ये मैंने एंट्रीज कर दी हैं आपके सामने, लेकिन ये एंट्री अगले साल की है, इसकी टेंशन ना लें। मुझे बता दें इन एंट्रीज का, इन एंट्रीज के बाद बैलेंस शीट में क्या जाना है, 500, बट कैसे कैसे, उसमें आप इस तरह नहीं सोचना जिस तरह मैंने पिछले सवाल में सोचवाया। उसमें आपने क्या करना है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो, ये तो अगले साल की पेमेंट है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। आप बताएं व्हाट वाज ओरिजिनल रिसीवेबल, ये लाइन के नीचे तो आ रहा है लेकिन रिसीव अगले साल हो रहा है, बुक तो हमारे साल हुआ होगा। व्हाट इज फर्दर रिसीवेबल, तो 500 प्लस 70, व्हाट शुड गो टू माय बैलेंस शीट, 570। मेरी बैलेंस शीट पे कितना जाना चाहिए, उस 570 में से कितना मिल जाना है एक साल के अंदर अंदर, 60। तो 570 माइनस 60, इस 510 को ना देखें, छोड़ें, 570 माइनस 60 शुड गो टू 570 माइनस 60 शुड गो टू एंड 60 शुड गो टू। तो इसको देखने का ये तरीका है। इसमें मैंने ना ऐसे ऐसे लाइनें नहीं मारी, तो इसलिए इसको जरा नोट करें। ये करेंगे डिफरेंट बॉल पॉइंट से और इसको ब्लू से फिर करें। व्हाट इज टोटल 570, व्हाट इज रिसीव 60। बैलेंस शीट देख लें, बनी हुई है 500, दोनों रेड वाले और ब्लू वाला 60। व्हाट इज नॉन करंट, व्हाट इज करंट 60। इधर देखें, टोटल भी कर लें, व्हाट इज टोटल 570।
ऐसा कब होगा? जब इंटरेस्ट 31/12 की बजाय अगले साल के। लेकिन पास पेपर में कोई ऐसा सवाल कभी आया नहीं कि इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ 31 दिसंबर, बल्कि कब मिल रहा है? 1 जनवरी को। तो कौन सी जर्नल एंट्री पेपर में नहीं करनी? ये वाली जर्नल एंट्री पेपर में नहीं करनी। अगर किस साल की एंट्रीज मांगी हो? सिर्फ 31/12/11। तो ये 31/12/11 के सवाल में सिर्फ ये 2 एंट्रीज होंगी। इस सारी डिस्कशन का जो फायदा है वो तब पता चलेगा जब आप एग्जाम्पल 4 मुझे खुद कर दें। On 2 जनवरी 15 यासिर इशूड डिवेंचर सर्टिफिकेट ऑफ 80 million। डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन, बैलेंस। ऑन 2 जनवरी 15 इशूड डिवेंचर का क्या मतलब है? लोन लिया। बताएं जी। विच आर रीपेबल एट प्रीमियम, पता नहीं कितना, 2020, बड़ी अगली की बात है। द कूपन रेट इज, बट इफेक्टिव रेट इज 10%। एट विच अमाउंट दिस डिवेंचर शुड बी शोन इन बैलेंस शीट। ओ तेरी खैर, बैलेंस शीट तो 30 जून 15 को बन रही है और बैलेंस शीट में सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी बतानी है, करंट लाइबिलिटी नहीं बतानी है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं यार कि सवाल साइलेंट है तो मैं इंटरेस्ट के बारे में क्या एज्यूम करूं? जी, इंटरेस्ट पे हो रहा होगा, लिखें एरियर्स में। और कब पे हो रहा होगा? और पुत्र ईयर एंड डिफरेंट हैं, 31 दिसंबर। तो लिख लें इंटरेस्ट के बारे में सवाल खामोश है। इंटरेस्ट एरियर में पे हो रहा होगा और कब? 31 दिसंबर 15 को। अनलकीली हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 15। तो सवाल खामोश होगा तो इंटरेस्ट एनुअल पे होगा जी, इंटरेस्ट एनुअल पे होगा। सवाल खामोश होगा तो इंटरेस्ट एरियर में पे होगा जी, बिल्कुल एरियर में पे होगा। सेमी एनुअल एज्यूम करने की जरूरत नहीं इंटरेस्ट को। आप बता दें अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसे बनाऊं? लोन के ईयर एंड के एतबार से या हमारे सवाल के ईयर एंड के एतबार से? 31 दिसंबर 15 किसका ईयर एंड है? लोन का। 31 दिसंबर 15 पे मुझे 80 पे 10% लगवाएं कैलकुलेटर के बगैर, और कूपन रेट बैलेंस 88। हमारे साल की जो भी डेट है उसके नीचे मैं क्या लगा दूं? लाइन लगा दूं। हमारे साल की डेट के नीचे क्या लगा दें? ये भी सवाल पहले 2 जैसा नहीं करना कि आप इधर 80, 88 और वो इस तरह सोच रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना सवाल। ये सवाल कैसे करना है? ये सवाल वही है क्योंकि इंटरेस्ट का ईयर कुछ और बन रहा है और हमारे जो लोन का ईयर है वो कुछ और बन रहा है, हमारा जो ईयर एंड है, तो इसलिए इस सवाल को भी इसी तरीके से सोचना है। अब मेरा ये मशवरा है कि पहले आप जनरल एंट्रीज कर लें। 1 जनवरी 15 को एंट्री करें। कैश डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 80 से। आगे एंट्री करें 30 जून 15। हिम्मत हिम्मत, ओ इधर देखना, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेबिट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बोलें 8 इंटू 6/12 कितना हो गया? 4। डन। जनरल एंट्रीज जिस बंदे की स्ट्रांग हो ना, तो वो ये तो बता नहीं सकता कि करंट नॉन करंट में कितना जाएगा, वो कम से कम ये बता सकते कि बैलेंस शीट में 84 जाएगा। करंट नॉन करंट की बहस मेरी अलग है। पहले मुझे बताएं हाउ मच विल गो इन बैलेंस शीट? 80, 88 और 84। 84 कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। अब आप मुझे बता दें, अब मैं उस तरीके से सोचूंगा जैसे आपको ऊपर सोचवाया है। इसको मैं रेड से सर्कल लगा लूं। 80 मेरी लाइबिलिटी है और 8 में से 4, 8 में से 4, 80 + 4, 84 - 0। 84 में से 0 मिल गया ना, तो 0 को मैं कौन से मार्कर से पकड़ लूं? ब्लू मार्कर से पकड़ लूं। 88 क्यों नहीं पकड़ा मैं? क्योंकि हमारा ईयर एंड इधर हो गया ना। तो आप बता दें व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ माय लायबिलिटी? हाउ मच फर्दर लायबिलिटीज बुक? 8 और 4?
80 प्लस 4 हाउ मच विल गो इन बैलेंस शीट? 84 में से कितना एक साल के अंदर मिल जाएगा? 0। अगर 0 एक साल के अंदर मिलेगा तो पूरा 84 नॉन करंट। तो ये थी पूरी डिस्कशन थी। तो नमाज की ब्रेक लेते हैं। अब मुझे बता दें बैलेंस शीट में क्या जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटी 0। डन हो गया? सर चलो हम जा तो रहे हैं, लाइन लगा के ऐसे कब सोचना है, ऐसे कब सोचना है, और वो लाइन लगा के 2 रेड सर्कल बना के ब्लू वाले को करंट में डालना, ऐसे कब सोचना है? आप बता दें। नहीं बता देना कैसे कब सोचना है, जल्दी बता दें। अगर तो नहीं ग्रो श्रो छोड़ें। अगर तो ईयर एंड बिल्कुल इक्वल चल रहे हो, यानी 31 दिसंबर को ही हमारा ईयर एंड है और 31 दिसंबर डिबेंचर का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो फिर तो आप देखें 205 में से कुछ भी नहीं मिला, फिर तो इस तरह सोच लें। इधर भी देखें 31 दिसंबर अल्लाह का शुक्र है सेम था। लेकिन अगर कभी हमारा ईयर एंड कुछ और हो और डिबेंचर का ईयर एंड, फिर एंट्रीज करनी है। एंट्रीज करके सोचना है कि एग्जैक्ट बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ये एंट्रीज आपको सिखाएंगे है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 4 रुपए से, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट 84 का लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी में से 1 साल के अंदर 0 और 1 साल के बाद पूरा 84। तो जब डिफरेंस आ जाएगा ईयर एंड में तब ऐसे सोचना है, और जब डिफरेंस नहीं आएगा तब उस तरीके से सोचना है। ठीक है, आपने नोट्स बंद कर दिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली यार जाते जाते एक बात आपके दिल में आ रही है, मैं कर दूं, मेरे दिल में आ रही है, आप ना करें तो वो देख लें। मैं वो आई कैप की बुक देख रहा था, पेज नंबर 5 मैंने खोला है नोट्स का, कुछ करने की जरूरत नहीं, आई कैप की बुक देख रहा था, तो उसमें उसने लिखा हुआ था, हामिद लिमिटेड बॉट 60% ऑफ शेयर्स ऑफ राशिद। राशिद टोटल शेयर कैपिटल इज ₹100 मिलियन। ₹100 मिलियन है, तो मुझे बता दें फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 10 मिलियन। एक्सेलेंट। नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। सबर 1 मिनट इधर देख लो, फिर पकड़ लेना। नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 10 मिलियन। अगर नंबर ऑफ शेयर्स 10 मिलियन है तो 10 मिलियन का हमने कितने परसेंट एक्वायर किया? 60%। तो हमने कितने शेयर खरीदे सऊदी किंग से? 6 मिलियन। हमने ₹4 पर शेयर उसे पे कर दिए। तो आपको पता है कि सवाल में रुपीस पर शेयर नहीं दिया होता था सऊदी किंग को। हमने देख अभी सवाल हमने किया कंसोलिडेशन वाला, ₹170 या 177 मिलियन हमने पे किए थे सब्सिडरी को खरीदने के लिए, वो 170 जो भी थे पे, तो इसमें ₹4 पर शेयर दे दिया। क्या करें? ₹4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मिलियन, 10 इंटू 60%, तो 6 मिलियन इंटू रुपीस सऊदी किंग को कितने पैसे दिए? जो अच्छा, सवाल ने आगे बड़ा मजे की फिर बातें लिखी। फर्दर ₹3 शैल बी पेड 3 years लेटर, ₹3 पर शेयर। तो हमने 10 मिलियन में से कितने खरीदे? तो 10 मिलियन का 60%, 6 मिलियन शेयर खरीदे। 6 मिलियन ज़रब 3 दे दिए या देने हैं? ये जो सऊदी किंग को या मजदूरों को पैसे देने होते थे, फुल अमाउंट दी होती थी या पर शेयर? पर शेयर। तो 10 इंटू 60%, 6 मिलियन हमने खरीदे, 6 मिलियन के बदले 3 देने हैं, यानी 18 मिलियन देने का वादा किया, लेकिन 18 मिलियन को कितने सालों पे डिस्काउंट करना है? ये 18 मिलियन को मैंने 3 सालों पर डिस्काउंट किया। तो ये जरा सवाल को टिक कर लीजिएगा जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा। तो इस तरह जरा मेरा ख्याल था अगर सवाल आ जाए पेपर में आप कहीं परेशान ना हो जाए। तो टोटल कॉस्ट भी दी हो सकती है जो सऊदी किंग को दी, या पर शेयर भी दी सकती। समझ आ गई? ओके, अल्लाह हाफिज। वापसी 2:15 पर कर लें, 2:15 पर।